गाइस, वेलकम टू आरपी एकेडमी। तो आज हम लोग यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के ऊपर थोड़ा सा हाईलाइट्स पढ़ने वाले हैं और मैं आप लोगों के लिए एमसीक्यू सीरीज शुरू करूंगी कल से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट की। ओके, तो सबसे पहले चैप्टर 1 है मैक्रो फाइनेंशियल टास्क को, जहां पर हम ग्लोबल फाइनेंशियल कंडीशंस और जियो पॉलिटिकल बैकड्रॉप से, आपको पता है इतने सारी लड़ाई झगड़े में नुकसान जो हुआ है उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले कहते हैं वेस्ट एशिया शॉक, जो कि यहाँ पर यूएस इजराइल ईरान वॉर है, जिसमें ये कहते हैं कि ग्लोबल फाइनेंशियल कंडीशंस यहाँ पर एक्सपीरियंस कर रही हैं सडन इंटेंस टाइटनिंग, क्योंकि आउटब्रेक हुआ वेस्ट एशियन कॉन्फ्लिक्ट का। जियोपॉलिटिकल क्राइसिस से मेजर हेडविंड्स आए हैं ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में। अब यहाँ पर स्टीप स्पाइक्स देखे गए एनर्जी और प्राइमरी कमोडिटीज के प्राइसेस में, और सीवियर सप्लाई चेन डिसरप्शन हुआ। तो ये सारी चीजें तो आपको पता है कि ऑयल प्राइसेस बढ़े एंड एक्सेट्रा। अब यहाँ पर इंटरिम पीस मिटिगेशन, तो जो सब्सिक्वेंट इम्प्लीमेंटेशन हुआ है इंटरिम पीस डील का अमंग द कंट्रीज, उससे मैक्रो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, यहाँ पर अनसर्टेनिटी काफी हद तक कम हुई है, और जो कमोडिटी रिस्क प्रीमियम्स हैं वो भी आपके लोअर हुए हैं। इनका कहना है कि डिस्पाइट ऐसे सक्सेसिव शॉक्स, जो ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम है उसमें फिर भी एक रेजिलियंस देखा गया, स्ट्रॉन्ग है वो, और मार्केट सेंटिमेंट्स में ऑप्टिमिज्म रहा कि यहाँ पर लोअर देन एंटिसिपेटेड ऑयल फ्यूचर प्राइसेस थे। कॉर्पोरेट अर्निंग, फ्यूचर प्राइसेस यहाँ डेरिवेटिव वाली बात हो रही है, कॉर्पोरेट अर्निंग्स यहाँ पर जो थी वो भी स्ट्रॉन्ग रही, और एक मैसिव स्ट्रक्चरल मार्केट बूम रहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। तो इक्विटी मार्केट वोलेटिलिटी कंप्रेस हो गई। मॉनेटरी पॉलिसी पाइवेट में मार्केट एक्सपेक्टेशंस आपकी सिग्निफिकेंटली शिफ्ट हो गई हैं। प्रोजेक्शन अगर हम देखें कॉन्जिक्यूटिव इंटरेस्ट रेट कट का बाय मेजर सेंट्रल बैंक को, ये रिप्लेस हो गए प्राइसिंग इन ऑन एक्सटेंडेड पॉजेस या पोटेंशियल रेट हाइक को। तो यहाँ पर हमारे पास भी जो मार्केट एक्सपेक्टेशंस हैं वो सिग्निफिकेंटली शिफ्ट कर रही है, जिसमें आप देखेंगे कि बार बार यहाँ पर इंटरेस्ट रेट्स जो है वो कट होते जा रहे हैं बाय मेजर सेंट्रल बैंक। जैसे आपने देखा कि रेपो रेट हमने इंडिया में भी कम करा है, तो यहाँ पर अब क्या हुआ, पॉजेस ले लिए गए हैं, पोटेंशियल रेट हाइक्स नहीं की गई हैं, और जो मार्केट इम्प्लाइड इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस हैं अलग अलग एडवांस इकोनॉमीज में, उसकी वजह से ये सारी चीजें ड्राइव हुई हैं। अब ग्लोबल मैक्रो फाइनेंशियल वल्नरेबिलिटीज की बात करें तो ग्लोबल सॉवरेन डेट हमारा रैपिडली एक्सपेंड कर गया है। ठीक है, अलग अलग जो गवर्नमेंट्स हैं उनका जो डेट है, ग्लोबल गवर्नमेंट्स का जो बोरोइंग है वो यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ गया है, और जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो स्लो डाउन कर गई है। एंड डेट सर्विसिंग कॉस्ट बढ़ती जा रही है, मतलब जो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट इनको रीपे करना है ये कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से इनकी इकोनॉमिक ग्रोथ पर इम्पैक्ट पड़ रहा है। अगर गवर्नमेंट की बॉन्ड यील्ड्स देखें सिलेक्टेड एडवांस एमर्ज्ड इकोनॉमीज के अंडर, तो ये 20 ईयर का हाई पहुंच चुका है। मैच्योरिटी शॉर्टनिंग और रोल ओवर रिस्क में आप देखेंगे कि हाई बोरोइंग कॉस्ट को मैनेज करने के लिए जो G4 नेशंस हैं इन्होंने अपना एवरेज डेट इशुएंस, ठीक है, जैसे आप बॉन्ड्स वगैरह इशू करते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू करते हैं, वो यहाँ पर मैच्योरिटीज केवल 0.1 से 2.6 ईयर्स का रखा है। तो नियर टर्म रीफाइनेंसिंग और रोल ओवर रिस्क रहेगा, मतलब वो मैच्योरिटी इतनी कम है तो आप दोबारा से क्या कर रहे हो, इनका प्रिंसिपल तो रीपे कर नहीं पाओगे, तो आपको दोबारा से लोन लेकर तब यहाँ पर इसका प्रिंसिपल पे करना पड़ेगा। तो जो टोटल सॉवरेन डेट रीफाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट है ओईसीडी नेशन की, वो हिस्टोरिक पीक $13.5 ट्रिलियन हो गई 2025 में। ठीक है, अच्छा, ये जो G4 नेशंस हैं ये मल्टीपल डिस्टिंक्ट एंटिटीज हमारी आ जाती हैं, जिसमें कि आप देखेंगे अगर हम एडवांस इकोनॉमीज की बात करें तो यहाँ पर आपके पास में देखो एक इनफॉर्मल डेवलपमेंट रिलेशन बन रहा था ब्राजील, जर्मनी, इंडिया और जापान का। ठीक है, अगर हम ओईसीडी नेशन ले तो आपको पता है यहाँ पर हमारे पास में अलग अलग कंट्रीज आ जाती हैं, जैसे कि आपके पास में क्या क्या आ जाएगा, ओईसीडी कंट्रीज बताओ कौन कौन सी हैं। यहाँ पर हमारे पास में 38 डेमोक्रेसीज आ जाती हैं, यूके, यूएस, जर्मनी, जापान, ठीक है, ये सभी इंक्लूड कर। अच्छा, अब यहाँ पर हेज फंड आर्बिट्रेज, आर्बिट्रेज क्या होता है कि दो यहाँ पर मार्केट्स में साइमल्टेनियसली प्राइस डिफरेंस का फायदा उठाना। तो अब हमारे पास लेवरेज अमंग हेज फंड्स देखा गया सॉवरेन बॉन्ड कैश फ्यूचर बेसिस आर्बिट्रेज ट्रेड्स में, जो कि एस्केलेट हुआ है। सिस्टमिक वल्नरेबिलिटीज दिखा रहा है कि सडन फोर्स अनवाइंडिंग ड्यूरिंग लिक्विडिटी क्रंचेस यहाँ पर देखे गए, मतलब
देखो एक एग्जांपल से समझना कि मान लो आपके पास में ऐसा 10 लाख रुपए है, ठीक है। अब आप 10 लाख रुपए इन्वेस्ट ना कर कर क्या कर रहे हो, यहाँ पर 90 लाख रुपए बोरो कर रहे हो और तब 1 करोड़ रुपीस को इन्वेस्ट कर रहे हो टोटल। तो यहाँ पर अगर प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, प्राइसेस बढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा, है ना। लेकिन अगर प्राइसेस फॉल कर गए तो आपका लॉस भी ज्यादा होगा। इसी को हम यहाँ पर लेवरेज कहते हैं, जो कि ये कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा डेंजरस होता जा रहा है। फिर आते हैं एक्सट्रीम इक्विटी वैल्यूएशन एंड क्रॉस बॉर्डर एक्सपोजर। अब यहाँ पर देखो इनका ये कहना है कि बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं यूएस के अंदर, उनमें डिमांड बहुत हाई हो गई। इससे क्या हुआ, जो स्टॉक प्राइसेस थे वो हमारे नॉर्मल से काफी हाई चले गए और एक एसेट बबल रिस्क हमें देखने के लिए मिला, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में जो अपर लिमिट थी हिस्टोरिकल डिस्ट्रीब्यूशन की, उसके तक यहाँ पर ये रीच कर गए, जिसकी वजह से इक्विटी जो है वो आपकी बहुत ही हाई प्राइसेस पर गई और ग्रॉस फॉरेन होल्डिंग यूएस इक्विटीज की 7.5 ट्रिलियन डॉलर से आपका 21 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गई बाय मार्च 2026। फिर आती है बात आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंसंट्रेशन की। तो ये कहते हैं कि देखो आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ कि मानकर चलो कोई पूरी की पूरी जो क्लास है वो इस बात पर डिपेंडेंट करेगी कि एक स्टूडेंट कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। अगर वो स्टूडेंट ही फेल कर गए तो सभी लोग सफर करेंगे। तो सिमिलरली बहुत सारे इन्वेस्टर्स डिपेंड करते हैं केवल एआई कंपनीज के ऊपर, जो कि बहुत रिस्की हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इनका यही कहना है कि आपका जो एआई है वो यहाँ पर अब इक्विटी मार्केट परफॉर्मेंस हाईली कंसेंट्रेटेड हो गई स्मॉल क्लस्टर में एआई रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म्स के। तो मैसिव कैपेक्स कमिटमेंट आ गई और जो टेक्नोलॉजी हाइपरस्केलर्स की थी सब्सटेंशियली एक्सलेरेट कर देती है इनका डेट इशुएंस ओवर अ कॉन्जिक्यूटिव 2 ईयर पीरियड। देन आती है बात यहाँ पर नॉन बैंक फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज या फिर कंपनीज इंस्टीट्यूशंस, जो कि बहुत ज्यादा यहाँ पर तेजी से ग्रो कर रहे हैं। इतना तेज यहाँ पर बैंक नहीं ग्रो कर पा रहे, तो ये ज्यादा से ज्यादा लोन देते हैं, ज्यादा से ज्यादा इंटरकनेक्टेडनेस रहती है इनकी, और इसी वजह से सिस्टमिक रिस्क अब यहाँ पर हमें इनसे देखने के लिए मिल रहा है। सिस्टमिक रिस्क मतलब पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री पर। फिर प्राइवेट क्रेडिट फॉल्ट लाइंस। अब यहाँ पर प्राइवेट क्रेडिट फॉल्ट लाइन में क्या कहा इन्होंने कहा कि देखो प्राइवेट क्रेडिट का क्या मतलब है, कंपनीज डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट फंड से बोरो कर रही है बैंक की जगह, है ना। तो अब ये हमारे पास ग्रोथ फेज में तो अच्छा है, लेकिन जब स्लो डाउन होता है तो ये अच्छा नहीं रहता, क्योंकि जो डिफॉल्ट्स हैं वो यहाँ पर बढ़ते चले जाते हैं। तो हमारे पास में जो ग्लोबल प्राइवेट क्रेडिट मार्केट है वो आपका $1.5 से $2 ट्रिलियन तक पहुंच गया। और यहाँ पर जो मार्केट है वो स्ट्रक्चरल स्ट्रेस दिखा रहा है, मतलब लोग डिफॉल्ट करने लग गए हैं और एक राइजिंग वॉल्यूम कॉर्पोरेट डिफॉल्ट्स और एस्केलेटेड इन्वेस्टर रिडेम्पशन रिक्वेस्ट का आ रहा है। अब यहाँ पर बात होती है आपके इंडिया के मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन और फाइनेंशियल मार्केट की। तो देखो ये जो हमारे पास में रिपोर्ट है ये कहती है कि इंडिया का जो जीडीपी है वो 7.7% से बढ़ा और जो नेक्स्ट ईयर के लिए हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये 6.6% रहेगा, विच इज अगेन हेल्दी वन, राइट। और जो इन्फ्लेशन है वो 3.5% था, फिर 3.9% हुआ और फ्यूचर में आपका 5.1% तक चला जाएगा, है ना। तो इंडियन इकोनॉमी ने रोबस्ट स्ट्रक्चरल फंडामेंटल दिखाए, एक रियल जीडीपी ग्रोथ हमारा 7.7% का रहा, 3 ईयर का इकोनॉमिक साइकिल में एवरेज 7.3% रहा और फिस्कल ईयर 2026-27 में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में ये जो टारगेट रख रहे हैं वो 6.6% का रखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इन्फ्लेशनरी प्रेशर जो है इसकी बात करें तो ये कहते हैं कि पहले 3.5% था, फिर 3.9% हो गया मई में और ये आपका यहाँ पर पूरे फिस्कल ईयर में 5.1% तक चला जाएगा, क्योंकि जो परसिस्टेंट कोर प्राइसिंग प्रेशर है मतलब फूड और फ्यूल है ना, कोर प्राइसेस में क्या आता है फूड और फ्यूल, ये आपका लगातार बढ़ता जा रहा है। अब यहाँ पर एक्सटर्नल सेक्टर और बैलेंस ऑफ पेमेंट रेजिलियंस की बात करते हैं। तो ये कहते हैं कि देखो जो करेंट अकाउंट डेफिसिट है ना, इंडिया क्योंकि इंपोर्ट तो ऑफ कोर्स एक्सपोर्ट से ज्यादा कर रही है, तो ये करेंट अकाउंट डेफिसिट अभी भी है और ये लेकिन हम यहाँ पर 1% ऑफ जीडीपी से कम लेकर चल रहे हैं, तो ये हमारे लिए कंफर्टेबल पोजीशन है, ठीक है। अच्छा, अगर बात करें ग्रॉस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फ्लोज की, तो यहाँ पर ये कहते हैं कि इंडिया के पास 672.6 बिलियन डॉलर्स का फॉरेन रिजर्व है और यहाँ पर हमारे पास अगर सडनली इम्पोर्ट्स आपके एक्सपेंसिव हो भी गए तो इंडिया आसानी से पे कर पाएगा, फाइन।
फिर हमारे पास फॉरेक्स बफर और एक्सटर्नल डेट सेफ्टी आ जाती है। अब फॉरेक्स बफर और एक्सटर्नल डेट सेफ्टी में हम देखते हैं कि जो एक्सटर्नल डेट है, मनी बोरो की गई फॉरेनर्स से, और इंडिया का जो एक्सटर्नल डेट है वो आपका 20.8% ऑफ जीडीपी में चला गया, जो कि हम मैनेजेबल मानकर चलते हैं। लेकिन रुपी के ऊपर प्रेशर जरूर आया है, वॉर हुआ, डॉलर स्ट्रांग हो गया, रुपी कमजोर हो गया। एक्सेसिव स्पेकुलेशन को कम करने के लिए आरबीआई ने जो नेट ओपन पोजीशन थी बैंक की, कि आप यहाँ पर बाई या सेल जो कर लेते हो कि भाई बाद में यहाँ पर अगर लॉन्ग पोजीशन रखी है दैट इज बाई कर रहे हो तो बाद में सेल कर दोगे, या फिर आपने शॉर्ट पोजीशन मतलब सेल का पोजीशन रखा है तो बाद में बाय कर लोगे, इस पर थोड़ा रोक लगाया है ताकि बैंक्स अनलिमिटेड बैट्स हमारे रुपी पर ना लें। तो इंडिया के फॉरेन रिजर्व्स आपको याद रखने हैं कितने रहे, और एक पावरफुल मैक्रो इकोनॉमिक बफर यहाँ पर मेंटेन करा ओवर 10 मंथ्स ऑफ प्रोजेक्टेड इंपोर्ट्स, 90.6% आउटस्टैंडिंग टोटल एक्सटर्नल डेट को कवर कर पाएंगे, और टोटल एक्सटर्नल डेट ऑब्लिगेशन हमारी स्टेबल रही है 20.8% ऑफ जीडीपी। फॉरेक्स वोलेटिलिटी में जैसा मैंने बताया रुपी ने यहाँ पर काफी ज्यादा डेप्रिसिएशन प्रेशर फेस किया, एंड यहाँ पर इसको कर्ब करने के लिए जो स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग थी उसको डिस्टेबलाइज करना आरबीआई ने, और बैंक को बोला कि जो नेट ओपन पोजीशन है इंडियन रुपी में वो स्ट्रिक्ट $100 मिलियन की सीलिंग में रहेगी फॉर ऑथराइज्ड डीलर्स। जो ऑनशोर डिलीवरेबल मार्केट है उसमें, मतलब यहाँ पर डिलीवरेबल मार्केट क्या होता है कि आप फिजिकल डिलीवरी कर रहे हो अपनी करेंसी की। कैपिटल मार्केट मोबिलाइजेशन एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आउटफ्लो। तो यहाँ पर इनका कहना है कि देखो जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है वो तो बहुत बड़ी हो गई है, एसेट अंडर मैनेजमेंट ही 81.6 लाख करोड़ के हैं। अगर एसआईपी इन्वेस्टमेंट देखें तो ये रिकॉर्ड लेवल्स पर पहुंच चुकी है। इंडिया के जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्टमेंट रेगुलरली कर रहे हैं। और अगर हम अपना गोल्ड ईटीएफ देखें तो गोल्ड ईटीएफ में भी यहाँ पर एक बूम आया। अब आपको पता है गोल्ड सिल्वर ईटीएफ ज्यादा खरीदे गए थे क्योंकि इनके प्राइसेस बढ़ रहे थे, तो गोल्ड के प्राइस बढ़े, लोगों ने ज्यादा से ज्यादा गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट करा। एंड यहाँ पर अब हमारे पास में जो बैंक है, ठीक है, वो भी काफी अच्छी अपनी हेल्थ शो कर रहे हैं। तो पहले हम ये वाला पार्ट देखते हैं फिर बैंक वाला भी पार्ट देखेंगे। तो इंटरेस्ट रेट्स हमारे यहाँ पर कैसे हो रहे हैं, यहाँ पर एक मॉडेस्ट 2.3% आया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, जिसका सिंपल मतलब क्या है, इसका सिंपल सा मतलब यहाँ पर ये है कि हमारे पास में आप कॉन्ट्रैक्शन देखेंगे एग्रीगेट रिसोर्स मोबिलाइजेशन अक्रॉस डोमेस्टिक सिक्योरिटीज 15.3 लाख करोड़ का यहाँ पर 2025-26 में ग्लोबल रिस्क अवर्जन हुआ। एफपीआई इक्विटी आउटफ्लो जो है वो आपका $30.7 बिलियन 2026 में पहुंचा। हैवी बाइंग जो यहाँ पर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने की है, इसने बैक स्टॉप यहाँ पर किया है इन आउटफ्लोज को, ठीक है। तो हमारे जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं उनसे अच्छी इन्वेस्टमेंट आ रही है। दो एफपीआईज यहाँ पर आउटफ्लो कर रहे हैं ओवरऑल, एंड यहाँ पर कितना आउटफ्लो किया जा रहा है, $30.7 बिलियन का इक्विटी आउटफ्लो हुआ है, राइट। अच्छा, अब यहाँ पर इनका कहना है कि जो टोटल आउटस्टैंडिंग डेट है लिस्टेड कॉर्पोरेट्स का वो 59.1 लाख करोड़ हो गया। मतलब जो लिस्टेड कंपनीज हैं उन्होंने जो बॉन्ड, डिबेंचर, कमर्शियल पेपर इन सबको निकाला है, इससे जो डेट लिया है वो इतना पहुंच चुका है। म्यूचुअल फंड और आपका रिटेल पैसिव इनफ्लो में टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के 81.6 लाख करोड़ हो गए बाय मई 2026। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान अगर हम देखें मंथली जो एसआईपी इनफ्लो आता है वो अपना पीक पर गया है 22,086 करोड़ रुपीस का मार्च 2026 में। फंड स्ट्रेटजीज में पैसिव फंड स्ट्रेटजीज है, मैसिव इनफ्लो ड्रिवन हुआ यहाँ पर गोल्ड ईटीएफ के थ्रू। एग्रीगेट गोल्ड ईटीएफ एसेट अंडर मैनेजमेंट 1.7 लाख करोड़ का एंड ऑफ मार्च 2026 तक पहुंच गया। इसके अलावा शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक की बात करें तो सिस्टमिक फाइनेंशियल साउंडनेस मैट्रिक्स देखी गई। करार हमारा रोबस्ट रहा 17.7% पर। स्ट्रॉन्ग कैपिटल एडिक्वेसी अक्रॉस बैंकिंग सिस्टम। कॉमन इक्विटी टियर 1 रेशियो हमारा यहाँ पर 15.3% रहा। लिक्विडिटी कवरेज रेशियो हमारा 124.2% रहा, वेल अबव द स्टैट्यूटरी मिनिमम। एसेट क्वालिटी जीएनपीए और एनएनपीए ये हमारे पास में यहाँ पर 1.8% रहे और 0.4% रहे। प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो ये हमारा 75.6% रहा, मतलब कि जो हमारे पास में बैड लोन्स है उसके लिए इनफ कैपिटल है कि बैंक यहाँ पर खुद की हेल्थ को बचा सकते हैं, ठीक है। तो करार बहुत अच्छा है 17.7%। कॉमन इक्विटी टियर 1 रेशियो हमारा या कोर इक्विटी कैपिटल जो है वो आपका 15.3% है, हाईएस्ट क्वालिटी कैपिटल है। ज्यादातर शेयर होल्डर का पैसा होता है तो जितना हाई होगा उतना बेटर है।
ग्रॉस एनपीए 1.8% है, तो जो बैड लोन्स है वो केवल 1.8% है, बहुत लो है। एक्सीलेंट एसेट क्वालिटी है, मतलब एक्सीलेंट लोन्स यहाँ पर एडवांसेस, क्रेडिट कार्ड्स वगैरह इशू किए जा रहे हैं। एनएनपीए 0.4% है, डिफॉल्ट प्रोविजंस को डिडक्ट कर कर तो एक्चुअल बैड लोन जो है वो एक्सट्रीमली लो आ गए। प्रोविजनल का यहाँ पर आपका जो कवरेज रेशियो है, इसमें आप देखेंगे ये क्या होता है पीसीआर, बैड लोन मान लो 100 रुपए का है और बैंक के पास ऑलरेडी 76 रुपीज है यहाँ पर अलग से, तो यहाँ पर हो सकता है कि 100 रुपए वापस ना आए तो भी 75 रुपीज से हमने उस लॉस को कवर कर लिया। लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, लोग यहाँ पर सडनली अगर विड्रॉ कर लें तो क्या बैंक सर्वाइव कर पाएगा, तो ये हमारे पास कैसे निकालते हैं कि नेट कैश आउटफ्लो हमारे अगले 30 दिन में, ठीक है, कितना होगा और बैंक के पास में यहाँ पर कितना स्टॉक ऑफ हाई क्वालिटी एसेट यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है, वो हम लेकर चलते हैं। तो स्लिपेज रेशियो अगर देखें सिस्टम वाइड एनुअलाइज जो स्लिपेज रेशियो ये भी हमारा 1.2% हो गया है, ठीक है। आगे समझ में। अच्छा, अब यहाँ पर एक बात प्रॉब्लम आ रही है जो आपने देखा भी होगा कि जो हमारे रिसेंट में फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से अलग अलग स्पीचेस हैं उसमें ये कहते हैं कि बैंक जो है वो एक प्रॉब्लम फेस कर रहा है कि लोग अपना पैसा सेविंग अकाउंट से फिक्स अकाउंट की तरफ लेकर जा रहे हैं क्योंकि वहां से हायर इंटरेस्ट मिलता है। अब बैंक को ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ता है तो उनकी जो प्रॉफिट मार्जिन है वो रिड्यूस होती जा रही है। तो यहाँ पर हमारे पास में जो आप एफडीआई से अपनी इनकम अर्न कर रहे हो वो बैंक के लिए तो खर्चा है ना, तो बैंक की जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो कम होगी, नेट इंटरेस्ट इनकम कम होगी तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन कैसे निकालते हैं, नेट इंटरेस्ट इनकम अपॉन एवरेज एसेट्स ऑन विच बैंक इज अर्निंग एन इनकम, वो आपका यहाँ पर रिड्यूस हो रहा है। तो फंडिंग फ्रिक्शन हमारे अक्रॉस बैंक बैलेंस शीट देखे जाते हैं, एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट आई है लायबिलिटी प्रोफाइल में, लो कॉस्ट करेंट अकाउंट सेविंग अकाउंट्स हमारे पास में है, कासा डिपॉजिट जिनको कहते हैं, और हाई कॉस्ट टर्म डिपॉजिट्स और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट की तरफ लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो स्ट्रक्चरल माइग्रेशन नेट इंटरेस्ट मार्जिन को कम कर रही है और बैंक्स को यहाँ पर जो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी है वो कम हो रही है जिसकी वजह से वो एमएसएमई और रिटेल क्रेडिट सेगमेंट में ज्यादा से ज्यादा लोन दे रहे हैं। अब खर्चे पर रोक नहीं लगा पा रहे तो अपनी इनकम को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। फिर आता है माइक्रो फाइनेंस सेक्टर डायनेमिक्स, तो अब यहाँ पर इनका कहना है कि जो बोरोअर्स हैं वो कम होते जा रहे हैं और जो लोन की क्वालिटी है वो इम्प्रूव होती जा रही है, तो जो लेस रिस्की कस्टमर्स थे वही हमारे पास में अब यहाँ पर बचे हैं। तो अब आपको पता है कि माइक्रो फाइनेंस कौन सा होता है, जब यहाँ पर किसी हाउस होल्ड इनकम एनुअल हाउस होल्ड इनकम 3 लाख से कम है, राइट, तो यहाँ पर इनको लोन दिया जाता है। तो जो क्रेडिट वॉल्यूम है माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट में वो एक्सपेंड कर रही है, जबकि जो बोरोअर का बेस है, नंबर ऑफ पीपल हु आर बोरोइंग द अमाउंट, ठीक है, नंबर ऑफ पीपल हु आर बोरोइंग ये तो कम हुआ और जो अमाउंट हमने एज लोन दिया वो बढ़ रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास 22.7 लाख बोरोअर्स जो हैं इतना नंबर कम हुआ है, लेकिन जो एसेट क्वालिटी है वो बहुत अच्छी हुई है। सिस्टमिक रिस्क यहाँ पर क्रेडिट प्रोफाइल्स जो गिर रही थी ओवरलैप कर रहा है उनको, तो यहाँ पर 3 या मोर कंकरेंट लैंडर्स जो है वो आपका क्या हो रहा है कि बोरोअर्स जो कि टियर्ड हैं 3 या मोर कंकरेंट लैंडर से वो 9.7% हो गया। अब आते हैं इंडिया के एनबीएफसी सेक्टर के ऊपर कि इंडिया का जो यहाँ पर एनबीएफसी सेक्टर है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो कैपिटलाइजेशन और ग्रोथ प्रोफाइल में आप देखेंगे कि एनबीएफसी सेक्टर ने रोबस्ट कैपिटलाइजेशन लेवल दिखाया, इनका करार 24.6% है, इनको मिनिमम करार 15% मेंटेन करने के लिए बोला जाता है, बैंक को 9% वैसे और अदरवाइज अगर कैपिटल कंजर्वेशन बफर लेकर चले तो 11.25%, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर इनके पास में प्रॉफिटेबिलिटी मैट्रिक बहुत अच्छी है और एसेट इम्पेयरमेंट इनका कम होता जा रहा है, तो क्रेडिट ग्रोथ यहाँ पर अच्छी है ना, गोल्ड लोन पोर्टफोलियो बढ़ रहा है, काफी ज्यादा गोल्ड लोन्स इन्होंने दिए हैं। सो हम एनबीएफसी के लिए क्या बोल सकते हैं कि ठीक है इनका करार बहुत अच्छा है ना, सेफ्टी क्वेश्चन है इनके पास, हायर एबिलिटी है कि अपने लॉसेस को एब्जॉर्ब कर पाएंगे। इसके अलावा जो इनके एनएनपीए केवल 0.8% रह गए हैं, तो बहुत ही कम लोन्स यहाँ पर इनके आफ्टर प्रोविजंस जो हैं बैड लोन कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा जो रिटेल लैंडिंग है वो बढ़ती जा रही है क्योंकि गोल्ड लोन्स इनके काफी अच्छे हो गए, तो लोग यहाँ पर गोल्ड को प्लेज कर कर बोरो कर रहे हैं एंड गोल्ड को कोलेट्रल की तरह यूज कर रहे हैं। फाइन, चलो नेक्स्ट जाते हैं, एक सेकेंड। हाँ,
फिनटेक पर्सनल लोन एंड डेलिक्वेंसी एनोमलीज। अब यहाँ पर ये क्या कहते हैं, इनका कहना है कि जो फिनटेक पर्सनल लोन्स हैं, सपोज करो कि राहुल ने एक ऐप डाउनलोड करा, विद इन 5 मिनट्स यहाँ पर 20,000 लोन क्रेडिट हो गए, तो ये क्या है, फिनटेक लैंडिंग है। तो इंस्टेंट लोन एप्लीकेशन आ गए हैं, डिजिटल पर्सनल लोन्स आ गए हैं। तो ज्यादातर जो लोन दिए जाते हैं वो 50,000 से कम के दिए जाते हैं, जिसको स्मॉल टिकट लोन बोला जाता है। और ये लोन्स यहाँ पर 41.6% से ग्रो कर रही हैं। लेकिन अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम भी देखी गई है। प्रॉब्लम क्या है, देखो अब आप ये जो लोन्स देते हैं, बहुत सारे बोरोवर्स पेमेंट में, रीपेमेंट में डिले कर देते हैं। अर्ली डेलिक्वेंसी यहाँ पर क्या करेगा कि बोरोवर मिस कर देंगे ईएमआई को अर्ली स्टेज में, जो कि यहाँ पर 6.4% हो गई है। मतलब जो लोन ग्रोथ है वो रिस्की होती जा रही है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर ये कहते हैं कि जो अनसिक्योर्ड क्रेडिट लाइंस हैं, फाइन, हमारे पास अनसिक्योर्ड जैसे पर्सनल लोन होते हैं कि कोई भी कोलैटरल या फिर कोई भी हमने मॉर्गेज पर कुछ भी नहीं दिया है, तो यहाँ पर ये आपके 70.5% फिनटेक के जो टोटल लोन्स हैं वो आपके अनसिक्योर्ड देखे गए। मतलब कि रिस्क यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ गया। फिर आती है बात गोल्ड लोन के बूम की। तो जो गोल्ड प्राइसेस हैं वो इंक्रीज कर रहे हैं। अब सपोज करो कि लास्ट ईयर अगर वो 5 लाख का था, तो इस साल वो 6 लाख का हो गया, तो बैंक यहाँ पर सेफ फील करते हैं। इवन इफ अगर बोरोवर डिफॉल्ट कर गए तो जो गोल्ड लोन है उसमें गोल्ड इनका वैल्यूएबल रहेगा। तो यहाँ पर रैली इन इंटरनेशनल गोल्ड प्राइसेस की वजह से कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट 42.4% की देखी गई है। और ये जो रैपिड ग्रोथ हो रही है, कोलैटरल सेफ्टी मार्जिन हमारी बढ़ गई है, और एवरेज लोन टू वैल्यू रेशियो जो है वो आपका 62.4% हो गया पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए, और 55.4% हो गया आपका प्राइवेट सेक्टर बैंक के लिए। व्हाट इज दिस लोन टू वैल्यू रेशियो? देखो अगर गोल्ड वैल्यू आपकी 10 लाख की है, बैंक ने 6 लाख का लोन दिया, तो आप कहेंगे कि यहाँ पर जो लोन टू वैल्यू रेशियो है वो आपकी 60% की है। तो जितना ज्यादा लोअर हमारा एलटीवी होता है, बैंक उतना ही सेफ रहता है। ओके, समझ में आ गया? अब आते हैं कॉर्पोरेट और हाउस होल्ड बैलेंस शीट पर। तो सबसे पहले कॉर्पोरेट डेट सर्विसेबिलिटी एंड कैपेसिटी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो कंपनीज हैं वो फाइनेंशियली हेल्दियर होती जा रही हैं। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो यहाँ पर हमारा यूज किया जाता है। तो फॉर्मूला क्या है कि प्रॉफिट आपका बिफोर इंटरेस्ट है ना, ईबीआईटी, अपॉन यहाँ पर क्या होगा, जो आपके पास में आपने इंटरेस्ट एक्सपेंस पे करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में इससे क्या आ रहा है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आपका आ जाता है। और अगर कंपनी मान लो 65 करोड़ रुपीज अर्न कर रही है और 10 करोड़ का इंटरेस्ट पे करना है, तो 6.5 उसका आईसीआर हो गया। तो यहाँ पर कंपनी 6.5 टाइम्स अपना इंटरेस्ट पेमेंट में अर्न कर रही है, विच इज वेरी सेफ। डेट इक्विटी रेशियो अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास में ये भी काफी अच्छा हो गया है। तो पहले अगर मान लो कि यहाँ पर लोन दिया 100 करोड़ का और ओनर का खुद का पैसा है 50 करोड़, तो डेट इक्विटी रेशियो कितना हो गया, 100:50, 2 हो गया, राइट। अगर हम अभी देखें यहाँ पर क्या सिचुएशन चल रही है, तो लोन्स हमारे कम हो गए हैं, ओनर का पैसा बढ़ गया है, तो कंपनीज और ज्यादा हेल्दी हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि लिस्टेड प्राइवेट नॉन फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस अपना अच्छा फाइनेंशियल हेल्थ दिखाते हैं, और इनका जो एग्रीगेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 6.5 रहा फोर्थ क्वार्टर में। कॉर्पोरेट लेवरेज रेशियो यहाँ पर आपका जो है क्या डिक्लाइन कर गया स्टेडली, और एग्रीगेट मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 74% हो गया। हाउस होल्ड लेवरेज कॉन्सेंट्रेशन, अब ये क्या चीज है, देखो सबसे पहले यहाँ पर हाउस होल्ड डेट अगर बात करें 45.5% ऑफ अवर जीडीपी हो गया था बाय सितंबर 2025। मीनिंग कि जो फैमिलीज है वो ज्यादा बोरो कर रही हैं पर्सनल लोन, कंज्यूमर लोन में रेदर देन होम लोन। तो यहाँ पर जो क्रेडिट स्कोर है, क्वालिटी है, वो इम्प्रूव हो रही है, और बैंक यहाँ पर अच्छे बोरोवर्स को लोन दे रहे हैं। तो जो नॉन हाउसिंग रिटेल कंजम्पशन लोन है वो आपका 58.4% टोटल आउटस्टैंडिंग हाउस होल्ड डेबिट का क्रेडिट का पार्ट है। क्रेडिट हेल्थ मैट्रिक आपकी पॉजिटिव है, एक प्राइम और हाई ग्रेड क्रेडिट स्कोर यहाँ पर एक्सपेंड कर रहे हैं ओवरऑल शेयर न्यू लोन ओरिजिनेशन में। नेक्स्ट आते हैं चैप्टर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का साउंडनेस और रेजिलियंस यहाँ पर कैसा है। देखो हमारे पास में अब यहाँ पर जैसा भी आपके शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक परफॉर्म करते हैं, चाहे प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो, वो दिखाते हैं कि एक कंट्री की इकोनॉमी कैसा परफॉर्म कर रही है।
तो डिपॉजिट्स हमारे इंक्रीज हो गए 11.5% से, लेकिन ज्यादातर लोग यहाँ पर फिक्स डिपॉजिट्स को प्रीफर करते हैं इंस्टेड ऑफ सेविंग अकाउंट, है ना। तो यहाँ पर क्यों, क्योंकि हायर इंटरेस्ट मिल रहा है। तो कासा जो है ये चीप डिपॉजिट्स होते हैं बैंक के लिए, अब ये बैंक को मिल नहीं पाए हैं तो बैंक का प्रॉफिट गिर रहा है। फाइन। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो एग्रीगेट डिपॉजिट्स हैं वो 11.5% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो बढ़े हैं। डिपॉजिट मोबिलाइजेशन प्राइवेट सेक्टर और फॉरेन बैंक्स में भी स्ट्रॉन्गेस्ट रही। टर्म डिपॉजिट ज्यादा तेज ग्रो कर रहे हैं आपके कासा लाइन से। क्रेडिट एक्सपेंशन वेलोसिटीज, तो जो जनरल आपका शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक का क्रेडिट ग्रोथ है वो एक्सेलरेट हो गया 14.5% ईयर ऑन ईयर बेसिस में। पब्लिक सेक्टर बैंक्स आउटपेस कर चुके हैं प्राइवेट बैंक्स को हमारे एक्सपेंशन पेज में। लैंडिंग कॉम्पोजिशन हमारी टिल्टेड है सर्विसेज और रिटेल पर्सनल लोन की तरफ, जबकि जो मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल शेयर्स हैं वो 22.2% आपके एग्रीगेट लोन बुक में आ चुके हैं। तो लोन्स हमारे इंक्रीज हो गए 14.5%। पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने अच्छी ग्रोथ दिखाई है। मेजर लोन्स जो दिए जा रहे हैं वो सर्विस सेक्टर में और रिटेल लोन्स दिए जा रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग के जो लोन्स हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आपके कम हो गए हैं, दैट इज 22.2%। ओके, नेक्स्ट ग्रैन्युलर एसिड क्वालिटी मैट्रिक्स। तो अब यहाँ पर सिस्टम वाइड ग्रॉस एनपीए जो है वो 1.8% है, दैट इज वेरी लो, और एनएनपीए यहाँ पर 0.4% है जो कि बहुत एक्सीलेंट है। स्लीपेज रेशियो में 100 गोल्ड लोन अगर आप यहाँ पर दे रहे हैं तो केवल 1.2 ही आपके बैड लोन की तरफ गए, तो ये यहाँ पर एक काफी अच्छी कंडीशन है, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास में स्लिपेज रेशियो आपका 1.2% रहा। अगर हम प्रोविजन कवरेज रेशियो देखें तो ये 75.6%। राइट ऑफ हमारे ग्रॉस इंपेयर्ड एसेट्स के नोटेबली ड्रिवन बाय प्राइवेट सेक्टर बैंक्स 49.7% है प्राइवेट सेक्टर बैंक का, और फॉरेन बैंक्स का यहाँ पर 39.6% रहा, राइट। तो बैंक्स यहाँ पर ऑलरेडी पीसीआर रख रहे हैं 75.6% एंड यहाँ पर आपका पास एक सेफ बैंकिंग साइड है। अब ये जो आपके पास एनपीएज हैं उसमें आप देखेंगे एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा एनपीए रहे 5.1% और 37.2% टोटल बैंक का जो बुक डेट है। लार्ज बोरोवर्स यहाँ पर 44.5% शेयर रखते हैं टोटल क्रेडिट का, और इनके जो जीएनपी रेशियो है वो केवल 1.2% रहा। तो एग्रीकल्चर जीएनपी हाईएस्ट रही, क्रॉप फेलियर, वेदर और इनकम अनसर्टेनिटी की वजह से लार्ज बोरोवर्स को 44.5% टोटल लोन का दिया गया, लेकिन इनका जीएनपी केवल 1.2% रहा। तो लार्ज कॉर्पोरेट लोन्स यहाँ पर आपके हेल्दियर हो गए। फाइन। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम देखें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो इनका ये भी काफी अच्छा बढ़ा है 4,05,268 करोड़ रुपीस फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में, जो कि पहले 3,78,168 करोड़ रुपीस था। सिंक्रोनाइज ट्रांसमिशन हमारे रेट साइकिल्स के एसिड फॉल कर रही है। फंडिंग कॉस्ट अक्रॉस ऑल बकेट्स प्रिजर्व करना है स्टेबल नेट इंटरेस्ट मार्जिन को सिस्टम लेवल ऑफ 3.3%। तो यहाँ पर हमारे पास में आप देखेंगे कि जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो 3.3% है। तो यहाँ पर लोन का इंटरेस्ट और डिपॉजिट का इंटरेस्ट, राइट, जो इंटरेस्ट आप रिसीव कर रहे हो माइनस जो इंटरेस्ट आपको यहाँ पर पे करना है। तो जितना ज्यादा एनआईएम होगा उतनी ही प्रॉफिटेबिलिटी हाई होगी, जितनी ज्यादा नेट इंटरेस्ट इनकम होगी उतना अच्छा होगा। कैपिटल और लेवरेज पोजीशन में हाई क्वालिटी कॉमन इक्विटी टियर 1 कैपिटल आपका सिस्टम वाइड करार दिखाता है 17.7% का, और 86% यहाँ पर टोटल रेगुलेटरी कैपिटल। क्रेडिट रिस्क वेट एसेट्स यहाँ पर हमारे पास में काफी स्लोअर ग्रो कर रहे हैं नॉमिनल क्रेडिट से फॉर द फर्स्ट टाइम इन 3 इयर्स। तो यहाँ पर आप देखेंगे CET1 15.3% है, हाईएस्ट क्वालिटी कैपिटल है। टियर 1 में लेवरेज रेशियो 8.2% है, बैंक्स यहाँ पर एक्सेसिवली बोरो नहीं कर रहे। लिक्विडिटी कवरेज रेशियो हमारा 124% रहा। नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो मतलब कि अवेलेबल स्टेबल फंडिंग और रिक्वायर्ड स्टेबल फंडिंग, इसका जो रेशियो है वो 122% रहा। तो बेयर मिनिमम LCR और NSFR आपके 100% होने चाहिए, तो दोनों इससे हाई यहाँ पर देखे गए हैं, ठीक है। अब आ जाओ स्ट्रेस टेस्टिंग कि यहाँ पर अगर आपको बैंक वाइड मार्केट वाइड और बैंक और मार्केट दोनों में अगर प्रॉब्लम आ रहा है, मतलब बैंक वाइड इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं, मार्केट का स्ट्रेस टेस्ट है, तो यहाँ पर अब जैसे आरबीआई ना अलग अलग क्या करेगा सिनेरियो टेस्ट कराता है बैंक से। सिनेरियो जैसे कोविड-19 जैसा अगर पैंडेमिक दोबारा हो गया, कोई ग्लोबल क्राइसिस आ गई, तो ये सारे सिनेरियोज हम लेकर चलते हैं। तो
तो एक हमारा सिनेरियो होता है कि जब हमारे पास में नॉर्मल इकोनॉमी है ना, बेस लाइन सिनेरियो, तो एग्रीगेट CET1 कैपिटल रेशियो हमारा 13.9% हो जाएगा बाय मार्च 2028। ठीक है, कि हमारे पास में यहाँ पर आपके पास एवरीथिंग इज गोइंग गुड, जो सिस्टम करार है वो 15.6% हो जाएगा। सिस्टम GNPA मॉडल करेंगे टू नॉच अप टू 1.9%। एडवर्स सिनेरियो, अब यहाँ पर हमारे पास मान लो अलग अलग एडवर्स सिनेरियोज उन्होंने लिया। पहला लिया जियोपॉलिटिकल शॉक, जैसे वॉर हुआ, ऑयल प्राइसेस बढ़े, इन्फ्लेशन बढ़ा, ग्रोथ स्लो डाउन कर गई, बैंक सफर कर रहे हैं। GNPA हमारे 3.8% हो जाएंगे विच इज अगेन मैनेजेबल फॉर अस। ठीक है, और CET1 हमारा 11.6 और करार हमारा 13.3, जो कि बेयर मिनिमम जो रिक्वायर्ड है उससे काफी हाई है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद में लिया इन्होंने कि प्रोलॉन्ग मल्टी ईयर जियोपॉलिटिकल क्राइसिस अगर चल रहे हैं, मतलब बहुत ही सीवियर क्राइसिस चल रहे हैं, लॉन्ग वॉर, हाई इन्फ्लेशन होगा, स्लो इकोनॉमी हो गई, तो GNPA 4.1, करार 13%, स्टिल अबव मिनिमम है, मतलब कि इंडियन बैंक्स आपके सेफ रहेंगे। एंड अगर बात करें रेजिलियंस आउटकम की, तो सीवियर सिनेरियो 2 के अंडर सभी 46 मेजर बैंक्स यहाँ पर अपना CET1 रेशियो 5.5% जो आपको चाहिए होता है उससे हाई रखेंगे। केवल 2 इंडिविजुअल बैंक्स हैं जो कि ब्रीच कर रहे हैं 9% की बेसलाइन करार रिक्वायरमेंट को। सिंगल फैक्टर क्रेडिट शॉक, एक सीवियर 2 स्टैंडर्ड डिविएशन हमने शॉक लगाया टू द मार्च 2026 बेसलाइन। ये पुश कर रहे हैं सिस्टम के GNPA को अप टू 8.1%, इंपेयर करे 25.2% ऑफ सिस्टम कैपिटल, और रिड्यूस कर रहे हैं करार को 4% से। रिवर्स स्ट्रेस टेस्टिंग में हमने देखा कि 4.4 SD शॉक आएगा तो पुल सिस्टम करार बिलो रेगुलेटरी मिनिमम। मतलब देखो, सबसे पहले तो अगर वर्स्ट सिचुएशन हो गई तो भी 46 मेजर बैंक्स आपके अच्छे चलेंगे, केवल 2 बैंक्स हैं जो कि करार जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है उससे नीचे जाएंगे। लेकिन अगर सिंगल क्रेडिट शॉक आ गया, मान लो बहुत सारे बोरोवर्स डिफॉल्ट कर गए, GNPA जंप कर गया जाएगा 8.1% पर, लेकिन बैंक सिस्टम सर्वाइव कर जाएगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग कैपिटल है ना। लेकिन अगर बैंक मान लो एक ही यहाँ पर लोन दे देता है, एक ही बैंक 20,000 करोड़ का लोन दे देता है एक कंपनी को, और वो कंपनी डिफॉल्ट कर गई, ह्यूज लॉस होगा, कंसंट्रेशन रिस्क, और बैंक को यहाँ पर अब डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो एक्सट्रीम डिफॉल्ट सिनेरियो में यहाँ पर टॉप 3 इंडिविजुअल एक्सपोजर में सिस्टम का GNPA 340 बेसिस पॉइंट से ऊपर जाएगा, करार 80 BPS से नीचे जाएगा, और जो 3 ग्रुप के बोरोवर डिफॉल्ट है अगर ये हो गए तो सिस्टम GNPA इंक्रीज कर जाएगा 510 BPS से, और करार कॉन्ट्रैक्ट करेगा 120। तो क्रेडिट कंसंट्रेशन रिस्क इंडेक्स यहाँ पर जो टॉप 100 बोरोवर कंसंट्रेशन रिस्क है ये टिक अप कर रहे हैं फाइनल 2 क्वार्टर्स में। तो एक हमारे पास प्रीवियस मल्टी ईयर का जो डाउनवर्ड ट्रेंड था वो सीधे ऊपर चला जाएगा। मान लो RBI यहाँ पर अगर ऐसा करती है कि इंटरेस्ट रेट्स जो हैं, ठीक है, उनको सडनली आपका इंक्रीज कर देती है, तो मान लो बाय 22.5%, तो बैंक के पास जो पुराने बॉन्ड्स थे वो पैसा चला जाएगा उनके हाथ से, और करार यहाँ पर स्लाइटली फॉल कर जाएगा, और इंटरेस्ट रेट रिस्क यहाँ पर हमारे बैंक्स फेस करेंगे। ठीक है, तो ये कहते हैं कि जो अर्निंग एट रिस्क है हमारे पास में वो 200 BPS रेट हाइक से 14.7% ऑफ नेट इंटरेस्ट इनकम फॉर पब्लिक सेक्टर बैंक्स हो जाएगा, और 14.1% प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हो जाएगा। नेक्स्ट, LCR लिक्विडिटी डिफरेंस, तो अगर एक सीवियर लिक्विडिटी स्ट्रेस सिमुलेशन होता है तो LCR प्रोजेक्टेड एट की वो ड्रॉप कर जाएगा 123.7% से 110.8, और 3 सेपरेट बैंक्स यहाँ पर कंप्लाइंट हाई क्वालिटी लिक्विडिटी एसेट बफर से रन आउट कर जाएंगे। स्मॉल फाइनेंस बैंक वल्नरेबिलिटी, सीवियर 2SD का शॉक है, पुश कर रहे हैं कलेक्टिव SFB GNPA बाय 380 बेसिस पॉइंट्स, डिटेन कर रहे हैं करार को बाय 170 BPS पॉइंट्स, और पुश कर रहे हैं बैंक को आउट ऑफ रेगुलेटरी कंप्लायंस। तो हमारे पास में मान लो अगर सभी लोग अपने डिपॉजिट्स एक साथ यहाँ पर विड्रॉ करने लग गए तो बैंक तो सर्वाइव कर पाएंगे क्योंकि 111% का लिक्विडिटी कवरेज रेशियो है, लेकिन स्मॉल फाइनेंस बैंक काफी ज्यादा वल्नरेबल है। सीवियर क्राइसिस में एक स्मॉल फाइनेंस बैंक यहाँ पर कैपिटल रिक्वायरमेंट को फेल करेगा क्योंकि उसका कैपिटल बेस काफी छोटा है। नेक्स्ट, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए परफॉर्मेंस और स्ट्रेस टेस्टिंग कैसी रही, तो यहाँ पर हमारे पास में अब जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं अब आपको ये समझना है कि इनकी क्रेडिट ग्रोथ तो बहुत अच्छी रही 9.6%,
करार इनका 17.7% है, जीएनपी इनका कम हो गया और प्रोविजन कवरेज रेशियो इनका 97.8% हो गया। तो एक्सीलेंट प्रोविजनिंग हमें यहाँ पर देखने के लिए इनकी मिल रही है, ठीक है। और जो सेक्टर का रिटर्न ऑन एसेट है वो 0.86% और रिटर्न ऑन इक्विटी कम होकर 6.3% हो गए। तो ये आपका प्रॉफिटेबिलिटी डिक्लाइन कर रही है, ये हमें समझ में आ जाता है। अगर हम स्ट्रेस टेस्ट करेंगे तो क्या होगा, तो हमारे 3 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स जो हैं वो फॉल डाउन कर जाएंगे। तो बेसलाइन सेट है 194 लार्ज यूसीबीज में, जहां पर 500 करोड़ के एसेट बेस है। एक सीवियर क्रेडिट डिफॉल्ट शॉक रिड्यूस करें कंसोलिडेटेड यूसीबी करार को 17.2% से 15.6। सीवियर क्रेडिट कंसंट्रेशन शॉक आपका फर्दर 13.9% जाएगा। सीवियर क्रेडिट कंसंट्रेशन सिनेरियो में 3 टियर 4 के यूसीबी आपके बिलो बेसलाइन कैपिटल मिनिमम। एक सीवियर इंटरेस्ट रेट शॉक ट्रेडिंग बुक में ड्रॉप करेगा टियर 2 को और 11 टियर 3 कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस को बिलो करार फ्लोर्स, ठीक है। तो हमें समझ में आ गया इतना क्या क्या चीजें हो रही हैं। तो हमारे पास में यहाँ पर मेजर डिफॉल्ट आपका 3 कोऑपरेटिव बैंक का अगर यहाँ पर क्या करेगा, करार से काफी नीचे ये चले जाएंगे। चलो अब आ जाते हैं हम एनबीएफसीज के स्ट्रेस टेस्टिंग के ऊपर। सबसे पहले बोल रहे क्रेडिट पेसिंग एंड सेक्टोरल एलोकेशन। क्रेडिट पेसिंग का मीनिंग क्या हो गया कि यहाँ पर कितना ज्यादा लोन्स जो हैं वो हमारे एनबीएफसीज दे पा रहे हैं। तो यहाँ पर हाउ फास्ट दे आर प्रोवाइडिंग द लोन्स, राइट, तो और इंक्रीजिंग देयर लोन्स। तो ओवरऑल एनबीएफसी का जो क्रेडिट ग्रोथ है वो 16.6% रहा। मतलब यहाँ पर आपके पास में अभी जो अगर पिछले साल 100 लाख करोड़ के लोन दिए हैं तो इस बार 116.6 लाख करोड़ के लोन दिए हैं। तो ग्रोथ तो अच्छी है लेकिन पहले से थोड़ी स्लो हो गई है। इसके अलावा ये कहते हैं कि देखो हमारे पास में ना अपर लेयर और मिडिल लेयर एनबीएफसीज जो हैं इनमें आप देखेंगे कि अपर लेयर वाले जो हैं वो तो स्ट्रिक्टर रेगुलेशन चाहते हैं, है ना। एंड अगर मिडिल लेयर वाले एनबीएफसी देखें तो वहां पर इतना ज्यादा हमें आपको रेगुलेशंस नहीं रहते हैं। तो ये डेक्सलेट हो गए डाउन टू 16.6%, ठीक है। अच्छा, जो लोन्स ये प्रोवाइड कर रहे हैं एक्टिविटी बेस्ड अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास में माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन वाले जो एनबीएफसीज हैं, ठीक है, ये यहाँ पर स्मॉल लोन्स फार्मर वीमेन स्मॉल शॉपकीपर इन सबको देते हैं और एक ग्रोथ देखी गई है 14.5% की। मतलब कि जो माइक्रो फाइनेंस लैंडिंग है वो काफी अच्छे से यहाँ पर बढ़ी है। तो कौन से सेक्टर्स को ज्यादा लोन्स मिले हैं, देखो यहाँ पर अगर हम देखें हमारे रिटेल लोन, एग्रीकल्चर लोन, गोल्ड लोन ये और पर्सनल लोन्स ये तो बड़े हैं। लेकिन अगर इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर और व्हीकल लोन देखेंगे वो आपके यहाँ पर कम हो गए हैं। तो रिटेल बुक में गोल्ड लोन और कंज्यूमर लोन बढ़ा, व्हीकल लोन कम हुआ। अगर ओवरऑल सेक्टर वाइज एलोकेशन देखें तो एग्रीकल्चर और रिटेल क्रेडिट बढ़ा है लेकिन इंडस्ट्री और सर्विसेज में स्लो डाउन है। नेक्स्ट यहाँ पर आपके पास में फंडिंग, जो कैपिटल ये रेस कर रहे हैं, अब ये कैपिटल हमारे पास में मेनली जो सोर्सेज हैं, ठीक है, वो क्या है कि बैंक एनबीएफसीज को लोन देते हैं और एनबीएफसीज कस्टमर्स को लोन देते हैं। इसके अलावा भी आप देखेंगे कि इन्होंने अपने डिबेंचर्स इशू करे हैं। तो यहाँ पर 16.2% अपर लेयर के लिए 23.9% फंड जो आया है डिबेंचर्स से वो यहाँ पर आपका मिडिल लेयर के लिए आया है। और जो कोर बैंक बोरोइंग है वो यहाँ पर 34.5% रही अपर लेयर के लिए और 28.5% रही मिडिल लेयर के लिए। इसके अलावा यहाँ पर एक तो आपने बैंक से लोन लिया, फिर आपने डिबेंचर्स इशू करे, इसके बाद में कमर्शियल पेपर्स यहाँ पर इशू किए गए हैं और ये कहते हैं कि ये भी एक फंडिंग पिलर रहे, ठीक है। ओके, इसके लिए आई एम सॉरी, एक्चुअली मैंने ना पहले रिकॉर्ड कर दिया था एंड देन आई थॉट दैट ओके आई सॉ कि मेरा माइक ऑफ हो गया था, सो सॉरी फॉर दिस। ओके, एनीवेज तो यहाँ पर इसको सही कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास में ऐसा गड़बड़ हो जाता है एंड देन आई हैड रिकॉर्डेड फॉर 15 मिनट्स एनीवेज। और सोचो मैं ना ऑफिस का काम करती हूँ उसके बाद में फिर ये वाली चीज़ करना है तो थक जाती हूँ मैं और फिर ऐसी गलतियाँ करती हूँ तो खुद पर ही गुस्सा आता है। एनीवेज, जो अनसिक्योर्ड बोरोइंग्स जो होती हैं वो अनसिक्योर्ड बोरोइंग्स कैसी हैं, यहाँ पर मीनिंग कि हमारे पास में अनसिक्योर्ड बोरोइंग्स का मतलब है कुछ भी बैक हमने लोन वगैरह यहाँ पर नहीं दिया है, ठीक है, कुछ भी बैकिंग में मॉर्गेज में नहीं है। और ये आपका 38.7% तक आपका आ गया था बाय मार्च 2026। नेक्स्ट, अर्निंग और क्वालिटी डैशबोर्ड। तो अब यहाँ पर आप बहुत अच्छे से जानते हैं नेट इंटरेस्ट इनकम क्या होता है, इंटरेस्ट अर्निंग, ठीक है, जो आपने इंटरेस्ट अर्न करा जब आपने कोई लोन्स दिए और इंटरेस्ट जो आपको पे करना है, या तो आपने लोन लिया या आपके पास डिपॉजिट साइड डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज भी होते ही हैं हमारे पास में। तो यहाँ पर हमारे पास में
जो आपका नेट इंटरेस्ट इनकम है वो इंक्रीज हुआ 9.7%। अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो ये 11.8% से बढ़ा है, मीनिंग कि जो हमारे एनबीएफसीज हैं वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल होते जा रहे हैं। अब जो सेक्टर वाइड एसेट क्वालिटी है ये हमारा यहाँ पर ब्रॉट डाउन कर रहा है जीएनपी रेशियो को अक्रॉस ऑल मैक्रो सेक्टर्स। मिडिल लेयर एनबीएफसीज बुक करते हैं यहाँ पर एक सिग्निफिकेंटली हायर पोजीशन कवरेज रेशियो कंपेयर टू अपर लेयर पीयर्स। एनबीएफसी का क्रेडिट रिस्क शॉक टेस्ट, मैक्रो टेस्टिंग यहाँ पर अगर हम देखें ओवर 1 ईयर तो यहाँ पर हमारे पास 174 सिस्टमिक एंटिटीज हैं जिनको हमने कंसिडर करा, मतलब कि 174 हमारे एनबीएफसीज को हम यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं। और इसमें ये देखा गया कि 95% नॉन गवर्नमेंट एनबीएफसीज जो है आपके, ठीक है, एडवांसेस, उसमें बेस लाइन सिनेरियो नॉर्मल सिनेरियो में जीएनपीए जो है वो 2.8% हो जाएगा बाय मार्च 2027 और करार आपका कम होगा 22.3% से 20.8% हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट, रिडेम्पशन एट रिस्क। सो यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास आरबीआई जो है वो पूछते हैं कि भाई म्यूचुअल फंड जो है वो इन्वेस्टर्स को यहाँ पर पे कर पाएगा अगर सभी लोग मिलकर रिडीम कर लें अपने यूनिट्स को। तो रिडेम्पशन क्या है कि आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करे, अब यहाँ पर आपको अपना पैसा वापस चाहिए तो उसे को हम रिडेम्पशन बोल देते हैं म्यूचुअल फंड्स में। अब रिडेम्पशन एट रिस्क क्या है कि यहाँ पर हमारे पास में एक वर्स्ट के सिचुएशन की तरह हो गया कि मान लो यहाँ पर हज़ारों इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने एक साथ बोला कि भाई मुझे अपना पैसा वापस चाहिए ऑन द सेम डे, ओके। तो यहाँ पर क्या हमारा जो म्यूचुअल फंड है वो सभी को उनका पैसा पे कर पाएगा, ये यहाँ पर आपके पास में क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आरएआर ना हमारे इसी रिस्क को मेज़र कर रहा है कि मान लो हमारे पास 100 इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट करा और ऐसा लेकर चलते हैं कि 40 इन्वेस्टर्स यहाँ पर रिडीम कर रहे हैं, तो यहाँ पर इन 40 इन्वेस्टर्स का जो पैसा है वो एक गो में हमारा म्यूचुअल फंड दे पा रहा है या नहीं दे रहा। अब इसमें भी हमारे पास कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे कि आपके पास यहाँ पर लिक्विडिटी रिस्क, रिडेम्पशन एंड रिस्क है, और इसके अलावा यहाँ पर आपके पास में कंडीशनल वाला हो गया लिक्विडिटी कंडीशनल रिडेम्पशन एट रिस्क। तो लिक्विडिटी रिडेम्पशन एट रिस्क आपको बताएगा कि नॉर्मल रिडेम्पशन प्रेशर हमारे पास क्या रहता है, और जो कंडीशनल रिडेम्पशन एट रिस्क है ये हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पर हमारे पास में एक्सट्रीम पैनिक रिडेम्पशन अगर हो रहा है तो वो किस तरह से होगा। तो आरबीआई कहते हैं कि जो दोनों इंडिकेटर्स हैं ये आपके वार्निंग लेवल से काफ़ी ऊपर हैं, मतलब कि ज़्यादातर जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो इस तरह के लार्ज विड्रॉल्स को यहाँ पर अपना रिफंड कर पाएंगे और हैंडल कर पाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास में 10 टॉप आपके क्या हैं एएमसीज हैं जो कि इसको आराम से हैंडल कर पा रहे हैं। नेक्स्ट, इक्विटी फंड लिक्विडेशन टाइमलाइन। अब यहाँ पर ये कहते हैं कि अगर म्यूचुअल फंड में हमें कैश इमीडिएटली चाहिए तो क्या क्विकली ये अपने शेयर्स को सेल कर पाएगा। तो देखो लिक्विडेशन का सिंपली सा मतलब क्या है कि यहाँ पर हम उसको जो भी एसेट है उसको कैश में कन्वर्ट कर रहे हैं, मीनिंग कि उसको बेच रहे हैं ताकि हमें कैश मिल पाए। लिक्विडिटी फाइनेंस में कैश ही होता है। तो अब यहाँ पर जो मिड कैप फंड्स हैं, है ना, अगर मान लो 25% हमें अपने शेयर्स को सेल करना है तो हमें कम से कम 5 से 23 दिन यहाँ पर लगेंगे, और अगर स्मॉल कैप है तो हमें यहाँ पर 7 से 33 डेज लगेंगे, ओके। तो लिक्विडेशन में हमारे पास में नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड अगर लिक्विडेट हम 25% ऑफ फर्स्ट एसेट्स कर रहे हैं अमंग टॉप 5 लार्जेस्ट इक्विटी स्कीम्स। नेक्स्ट, सेटलमेंट गारंटी फंड रिक्वायरमेंट। अब ये यहाँ पर क्या चीज़ है कि आपके पास में सेटलमेंट गारंटी, देखो हम यहाँ पर क्या बोलते हैं कि आप यहाँ पर स्टैंडर्डाइज्ड इवैल्यूएशन करेंगे जो सिस्टमिक सीसीआईएल है ना, तो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है हमारे पास अलग अलग सबसे इंपॉर्टेंट सीसीआईएल है। तो यहाँ पर सेगमेंट स्पेसिफिक मिनिमम रिक्वायर्ड कॉर्पस कितना होगा जिसमें कि अलोकेशन स्टडी होगी अक्रॉस कैश, करेंसी और डेट फ्रेमवर्क। तो यहाँ पर जो वोलेटिलिटी है इसमें गारंटी करेंगे फंड को कोर एसजीएफ पूल हमारे इक्विटी डेरिवेटिव्स के लिए और आपका कमोडिटी सेगमेंट्स के लिए। तो देखो ये क्या बोलते हैं यहाँ पर, सबसे पहले ये बोलते हैं कि हमारे पास में क्लियरिंग कॉर्पोरेशन क्या है कि यहाँ पर अगर 2 पार्टीज़ ने शेयर्स खरीदने हैं और बेचने हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में जो पैसा है और जो शेयर्स हैं वो दोनों पार्टीज़ के पास में सेम टाइम पर पहुँच जाएँ, किसी को भी लॉस ना हो, इसके लिए रोल होता है सीसीआईएल का, ओके।
तो अब यहाँ पर अगर एक ट्रेडर फेल कर गया तो मार्केट ऐसा नहीं है कि रुक जाएगा। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन क्या करता है, कुछ इमरजेंसी फंड्स अपने पास रखता है। अब सेटलमेंट गारंटी फंड हमारे पास एक इमरजेंसी सेविंग अकाउंट की तरह है स्टॉक मार्केट में, कि अगर कोई यहाँ पर फेल कर गया पेमेंट के लिए तो ये जो सेटलमेंट गारंटी फंड है ये टेम्पररी पे करेगा और मार्केट आपका कॉन्टिन्यूसली यहाँ पर रन करेगा स्मूथली, ठीक है। टेम्पररी पीरियड में कोई दिक्कत नहीं आएगी। नाउ मिनिमम रिक्वायर्ड कॉर्पस में ही कहते हैं कि जो कॉर्पस है वो क्या होता है, आपका फंड साइज है ना। तो हमारे पास में मिनिमम रिक्वायर्ड कॉर्पस का मतलब आपका मिनिमम इमरजेंसी फंड जो हमें चाहिए। अब आरबीआई ये कहता है कि जो कैश मार्केट है वो स्टेबल है, करेंसी मार्केट भी स्टेबल है, डेट मार्केट भी स्टेबल है, हमें किसी तरह की कोई चेंजेस नहीं चाहिए। लेकिन एक प्रॉब्लम हमारे सामने आता है इक्विटी डेरिवेटिव्स का, जो कि वॉलेटाइल हो जाते हैं आपके। अच्छा, इसके अलावा जो कमोडिटी मार्केट है ये भी आपका वॉलेटाइल हो जाता है, इसीलिए क्लियरिंग कॉर्पोरेशन हमारा अपने कोर एसजीएफ को बढ़ा देता है, ठीक है। तो आरबीआई ने ये देखा कि जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो तो स्ट्रांग हैं, इन्वेस्टर का पैसा भी सेफ है, लेकिन जो लिक्विडिटी है वो कंफर्टेबल होने के बावजूद हमारे कुछ डेट म्यूचुअल फंड्स को पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग का ज़रूरत पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट फाइनेंशियल नेटवर्क एंड कंटेंजियन डायनेमिक्स। तो अब यहाँ पर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, देखो इंडिया को ना आप एक स्पाइडर वेब की तरह समझो, जिसमें कि हमारे पास एनबीएफसी, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, ठीक है। अगर इनको फंड्स की ज़रूरत है तो बैंक से लेंगे, और यहाँ पर सेटलमेंट इनका क्लियरिंग कॉर्पोरेशन करा रहा है, और सभी इंस्टीट्यूशन एक तरीके से एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड है। तो हर एक इंस्टीट्यूशन में यहाँ पर इंटरकनेक्टेड होने की वजह से अगर एक इंस्टीट्यूशन फॉल कर गया तो क्या होगा, मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस और मार्केट्स यहाँ पर इफेक्टेड हो जाएंगे, इम्पैक्ट पड़ेगा, उन पर अफेक्टेड होंगे। तो क्या ये जो फेलियर है ये दूसरे फॉलिंग डोमिनोज के ऊपर भी आपका आएगा, इसी को हम फाइनेंशियल कंटेंजियन बोलते हैं। तो सपोज करो एक लार्ज एनबीएफसी है जो कि डिफॉल्ट कर गया, तो बैंक यहाँ पर मनी लैंड करेगा अगर ये सफ़र कर रहा है लॉसेस। तो बैंक क्या करते हैं, स्ट्रेस फेस करते हैं, और जो बाकी इंस्टीट्यूशंस हैं वो कनेक्टेड होते हैं इन बैंक्स के साथ में, तो वो भी सफ़र करते हैं। और इसी चेन रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, कंटेंजियन इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। सो एग्रीगेट आउटस्टैंडिंग बायलैटरल एक्सपोजर हमारा डोमेस्टिक नेटवर्क में 280 कोर फाइनेंशियल एंटिटीज़ का एक्सपेंड करता है 20.1% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बाय मार्च 2026। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स यहाँ पर एक डोमिनेंट फुटप्रिंट बनाते हैं, जिसमें कि 45.5% आपका नेटवर्क एक्सपोजर आएगा, जिसमें कि एनबीएफसी का 18.5% है, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपका 13.7%, और अगर हम देखें एसेट मैनेजमेंट कंपनी म्यूचुअल फंड का 8.6%। तो लॉन्ग टर्म फंडिंग इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो आपका 59.8% टोटल आउटस्टैंडिंग सिस्टमिक रिस्क को यहाँ पर लेकर चलते हैं। तो आरबीआई चाहते हैं कि कॉन्टिन्यूसली यहाँ पर हम स्टडी करें इन फाइनेंशियल कनेक्शंस को, इंश्योर करें कि एक इंस्टीट्यूशन का फेलियर पूरा सिस्टम वाइड रिस्क क्राइसिस में ना जाए और फाइनेंशियल नेटवर्क हमारा स्टेबल रहे। आगे समझ में, तो यहाँ पर हमारे पास में इसी के बारे में आपका जो आरबीआई है वो बात कर रहा है। समझ में आ गया, क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को होती है तो आप यहाँ पर मुझे मैसेज कर कर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट भी कर सकते हैं ऑफ कोर्स। फंड ट्रांसमिशन डायरेक्शन, अब हमारे पास जो फंड्स हैं वो किस तरीके से यहाँ पर ट्रांसमिट होते हैं, तो देखो हम यहाँ पर देखेंगे कि कौन तो पैसा दे रहा है ना, तो हु गिव्स द मनी एंड हु रिसीव्स द मनी, इसके बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। तो सबसे पहले ये कहते हैं कि देखो आपके पास में नेट प्रोवाइडर आपका यहाँ पर कौन है, ठीक है, जो कि पैसा सप्लाई कर रहा है, और नेट रिसीवर कौन है, जो कि यहाँ पर पैसा बोरो कर रहा है। तो मेन प्रोवाइडर में म्यूचुअल फंड आते हैं, जिसमें कि 23.95 लाख करोड़ रुपीस इन्होंने अपने यहाँ पर रिसीव करे हैं, और 1.46 लाख करोड़ इनके रिसीवेबल हैं। तो नेट आप यहाँ पर निकाल सकते हैं आसानी से, ग्रॉस में आपका रिसीवेबल माइनस पेएबल कर फाइन। तो हमारे पास में यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स मेनली सप्लाई कर रहे हैं मनी अदर्स को। इंश्योरेंस कंपनी भी आपके मेजर प्रोवाइडर्स हैं, क्यों? क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी जब प्रीमियम कलेक्ट कर रही है तो बहुत ज़्यादा पैसा हो गया इन्वेस्ट करने के लिए। अच्छा, पब्लिक सेक्टर में अगर हम देखें बैंक्स जो हैं हमारे, है ना, तो यहाँ पर ये भी नेट प्रोवाइडर्स हैं, जहाँ पर 26.57 लाख करोड़ इन्होंने पे करा है और रिसीव करा है अपना 2.88 लाख करोड़। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी की बात करें तो ये लार्जेस्ट नेट रिसीवर बने हमारी फंडिंग का,
ठीक है। तो हमारे पास NBFCs जो हैं वो 26.57 लाख करोड़ रुपीस पे कर रहे हैं, रिसीव करते हैं 2.88 लाख करोड़। तो ये काफ़ी ज़्यादा बोरो कर रहे हैं, जितना वो लैंडिंग कर रहे हैं उससे ज़्यादा। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जो हैं वो भी बोरो करते हैं सिग्निफिकेंट फंड्स को, और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज जो हैं वो यहाँ पर उनको पैसे चाहिए ताकि होम लोन दे सकें, इसीलिए मेजर बोरोअर्स बन जाते हैं। तो मनी हमारा म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी, पब्लिक सेक्टर फंड से बैंक से फ्लो हो रहा है और NBFC से फ्लो हो रहा है और कस्टमर्स के पास जा रहा है। क्लियर? नेक्स्ट, डोमिनो सॉल्वेंसी एंड लिक्विडिटी कास्केड। देखो डोमिनोज क्या होता है, एक डोमिनो गिरा बाकी भी गिरते चले गए, एक बैंक गिरा बाकी भी यहाँ पर बैंक्स फॉल करते चले गए, जैसे ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में हुआ। तो अब यहाँ पर हमारे पास में अगर एक मेजर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉल करेगा तो बाकी सब भी फॉल कर जाएंगे। तो इसे चेक करने के लिए RBI ने यहाँ पर टॉप ट्रिगर बैंक फेलियर यहाँ पर लेकर गए। ठीक है, अब ये क्या है, देखो इसे थोड़ा एग्जांपल से समझाती हूँ कि सपोज करो इंडिया का जो मोस्ट इंटरकनेक्टेड बैंक है वो सडनली फॉल कर गया, तो यहाँ पर क्या होगा, सॉल्वेंसी लॉस होगा। तो बैंकिंग सिस्टम आपका 2.2% अपने टियर 1 कैपिटल का लूज कर देंगे, पूरा बैंकिंग सिस्टम। ठीक है, और जो लिक्विडिटी लॉस होगा वो 0.7% होगा हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स का, HQLA जो आपका होता है। ठीक है, कॉजिंग वन डाउन स्ट्रीम बैंक डिफॉल्ट। तो हमारे पास में यहाँ पर सॉल्वेंसी क्या है कि एबिलिटी के हमारे पास जितनी भी लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशन है उन्हें हम रीपे कर पाएंगे अगर एसेट लाइबिलिटीज यहाँ पर अपनी कंसीडर की जाए, तो बैंक हमारा सॉल्वेंट है। लिक्विडिटी लॉस में क्या हो रहा है कि जो हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स हैं जिनको हम आसानी से कैश या कैश इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर पा रहे हैं विदाउट अ सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ वैल्यू, वो हमारे फॉल कर गए बाय 0.7%। तो यहाँ पर इमरजेंसी कैश हमारा कम हो जाएगा। तो कितने बैंक फॉल कर रहे हैं, केवल एक एडिशनल बैंक हमारा यहाँ पर, मीनिंग कि काफ़ी एक्सीलेंट रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए गए हैं। ओके, अब यहाँ पर बात हो रही है आपके टॉप NBFC और HFC फेलियर की। इसमें ये क्या बोलते हैं, देखो ये कहते हैं कि अब अगर लार्जेस्ट NBFC फॉल कर गया तो बैंक का पैसा लूज होगा, तो टियर 1 कैपिटल जो है बैंक की 3.1% से कम होगी। अगर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी फेलियर हो गया तो यहाँ पर हमारे पास में 3.6% टियर 1 कैपिटल का लॉस होगा। क्या बाकी बैंक्स फॉल कर रहे हैं? नहीं, एक चेन रिएक्शन है, लेकिन एक फाइनेंशियल पैनिक नहीं है, क्योंकि बैंक्स के पास इतना इनफ कैपिटल है कि वो खुद को सर्वाइव कर पाएंगे। तो NBFC के गिरने से इतना और यहाँ पर हमारे पास HFC गिरने से इतना कैपिटल लॉस होगा। नेक्स्ट, मैक्रो स्ट्रेस इंड्यूस्ड कास्केड्स, ये क्या है, ये कहते हैं कि अब ये अज्यूम करो कि RBI जो है वर्स्ट सिचुएशन में जा रही है ना, RBI वर्स्ट सिचुएशन अज्यूम कर रही है कि वॉर भी हो गया, इन्फ्लेशन बढ़ गया, इकोनॉमिक स्लो डाउन हो गया, लोन डिफॉल्ट होने लग गए और फाइनेंशियल स्ट्रेस हो गया। तो ये हो गया हमारा मैक्रो स्ट्रेस सिनेरियो। मैक्रो मतलब बड़ी इकोनॉमी, यहाँ पर पूरा का पूरा GDP, इन्फ्लेशन, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी सब। तो यहाँ पर केवल एक बैंक है जो कि टियर 1 कैपिटल जो आपको रिक्वायर्ड है 7% का, उससे नीचे जाएगा, और एक एडिशनल 0.23% का कंटेंजियन सॉल्वेंसी लॉस होगा ब्रॉडर इकोनॉमिक बैंकिंग सिस्टम को। कोई भी बैंक यहाँ पर फर्दर क्लोजर नहीं होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई बैंक जो है आपका वो सीधे सीधे बंद ही हो गया। आगे समझ में, तो मैक्रो स्ट्रेस समझ में आ गया। माइक्रो स्ट्रेस हम केवल एक बैंक का लेकर चल रहे हैं, मैक्रो हम ओवरऑल इकोनॉमी लेकर चलते हैं। ठीक है, तो हमारे पास में सिस्टम कोलैप्स नहीं करेगा, केवल और केवल आपके पास में यहाँ पर एक बैंक जो है वो खराब सिचुएशन में परफॉर्म कर रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं आपके इंटरकनेक्टेड है। बैंक लार्जेस्ट पार्ट है फाइनेंशियल नेटवर्क का, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी, पब्लिक सेक्टर बैंक प्रोवाइडर बन गए, NBFC, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स बिगेस्ट बोरोवर्स हैं। और अगर एक मेजर बैंक या NBFC फेल करा तो डैमेज हमारा लिमिटेड रहेगा। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम रेजिलिएंट और सिस्टमिक कंटिंजेंट यहाँ पर वेल कंटेन्ड है। फाइन, सॉर्टेड हो गया, समझ में आ गई सारी चीजें। नेक्स्ट, स्ट्रक्चरल साउंडनेस एंड ट्रेंड्स इन द इंश्योरेंस सेक्टर। अब ये यहाँ पर कहते हैं कि देखो ऐसा इमेजिन करो RBI आपका एक इंश्योरेंस इंडस्ट्री है, ठीक है, उसको चेक कर रही है, और इंश्योरेंस कंपनीज एक लार्ज अम्ब्रेला की तरह है। तो जब लोगों को प्रॉब्लम आएगी जैसे डेथ, एक्सीडेंट, इलनेस, फायर, तो इंश्योरेंस कंपनी क्या कर रही है, कॉम्पनसेशन पे कर रही है, राइट। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि अब ना हमें यही सारा का सारा केस समझते हुए चलना है। So now, first of all, the question is the insurance industry growing? Are people keeping or surrendering policies?
राइट? और आर इंश्योरेंस कंपनीज मेकिंग प्रॉफिट्स एंड कैन इंश्योरर सर्वाइव अ मेजर फाइनेंशियल क्राइसिस? सो अब हम यहाँ पर ना यही सारी चीज़ें देखने वाले हैं, ठीक है? तो सबसे पहले बात करेंगे प्रीमियम अंडरटेकिंग और कंसंट्रेशन की, जिसमें आप देखते हैं कि एग्रीगेट इंश्योरेंस प्रीमियम इनकम जो है वो हमारी 13.3 लाख करोड़ हो गई है बाय मार्च 2026। तो अब यहाँ पर आप कहेंगे मैम इस नंबर का मतलब क्या है? देखो, प्रीमियम क्या है कि जो पैसा कस्टमर्स पे कर रहे हैं ताकि इंश्योरेंस कंपनीज को यहाँ पर पॉलिसी ले पाए उनसे, है ना? तो अब यहाँ पर ये कहते हैं कि देखो मार्च 2026 तक इंश्योरेंस कंपनीज ने 13.3 लाख करोड़ का प्रीमियम कलेक्ट करा है, जो कि एक प्रीमियम इनकम है, और ये आपकी 11.7% से बढ़ी है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो अभी इंश्योरेंस आपका ले रहे हैं, और 4 साल का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट जो है वो 9.9% रहा। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम में ये कहते हैं कि जो 10 लाख करोड़ यहाँ पर आपके पास हैं, और जो जनरल लाइन्स हैं इसमें 3.4 लाख करोड़ है। अब आप कहेंगे मैम इसका क्या मतलब है? देखो, ये यहाँ पर कहते हैं कि देखो जो हमारे पास में लाइफ इंश्योरेंस है, ठीक है, वो आपको डेथ, लॉन्ग टर्म सेविंग्स और रिटायरमेंट इन सभी के अगेंस्ट प्रोटेक्ट कर रहा है। तो हमने यहाँ पर 10 लाख करोड़ कमाए, और जनरल इंश्योरेंस कार एक्सीडेंट, हेल्थ एक्सपेंस, फायर, प्रॉपर्टी डैमेज, इसमें 3.4 लाख करोड़ कमाए। तो मार्केट अगर हम देखें कंसंट्रेटेड है यहाँ पर, है ना? लाइफ इंश्योरेंस में टॉप 5 कंपनीज 11% मार्केट शेयर होल्ड करती हैं, और बिजनेस कॉन्सेंट्रेटेड है कुछ ही मेजर इंश्योरेंस के बीच में, और जनरल इंश्योरेंस में टॉप 5 कंपनीज यहाँ पर 41% मार्केट शेयर होल्ड करती हैं। तो ये कॉन्सेंट्रेटेड है, और जो कॉम्पिटिशन है वो आपका हायर है। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास में आप देखेंगे 41% ग्रॉस डायरेक्ट प्रीमियम वॉल्यूम आपकी आ जाती है। लाइफ इंश्योरेंस में सरेंडर ट्रेंड्स के लोगों ने गिव अप कर दिया अपनी पॉलिसीज़ के ऊपर, तो यहाँ पर हमारे पास में अभी क्या कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं पॉलिसी को, अपना जो भी पैसा है वो वापस लेकर जा रहे हैं। तो इंश्योरेंस कंपनीज ने 7.3 लाख करोड़ रुपीस एज बेनिफिट यहाँ पर अपना सेल करा, वापस दिया है कस्टमर्स को, जिसमें कि इंक्रीज हुआ 16.1% का। तो टोटल बेनिफिट जो पे किए गए, 38.3% पॉलिसी सरेंडर हुई, 36.9% पॉलिसी मैच्योर हुई, और 8.1% डेथ क्लेम्स लिए गए, और बाकी यहाँ पर अदर्स के अंडर आ जाता है। तो मान लो कि यहाँ पर हमारे पास में 20 साल की पॉलिसी थी, तो यहाँ पर फुल अमाउंट दिया गया, मैच्योरिटी बेनिफिट हो गया। डेथ क्लेम में क्या है कि भाई पॉलिसी होल्डर की डेथ हो गई तो इंश्योरेंस कंपनी ने नॉमिनी को अमाउंट पे करा। तो अब यहाँ पर हमारे पास जो सरेंडर है वो एक बड़ा सा प्रॉब्लम की तरह दिख रहा है, क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर्स अपनी पॉलिसीज़ को अर्लियर ही क्लोज कर रहे हैं और इमीडिएटली कैश ले रहे हैं। तो ऐसा पैसा यहाँ पर अरेंज करना इंश्योरेंस कंपनी के लिए भी मुश्किल है, और कभी कभार वो ये लोअर प्राइसेस पर करते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट, कि इंश्योरेंस कंपनी के पास जो इन्वेस्टमेंट आई वो उसके लिए एसेट है, और जो लाइबिलिटीज़ हैं जो फ्यूचर में क्लेम लिए जाएंगे, तो ये दोनों मैच करने चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया? तो यहाँ पर अब आप देखो, ये कहते हैं कि हमारे पास जो टोटल बेनिफिट्स हैं वो डिसबर्स किए गए 7.3 लाख करोड़, और 16.1% इंक्रीज हुआ प्री मैच्योर पॉलिसी सरेंडर में। विड्रॉल्स एस्केलेट कर गए 38.3% टोटल पे आउट का। ओवरटेक करें शेड्यूल मैच्योरिटी बेनिफिट देंगे 36.9%, डेथ क्लेम 8.1% है। तो यहाँ पर एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट फ्रिक्शन देखा गया, अनएक्सपेक्टेड एसेट लिक्विडेशन। जनरल अंडरराइटिंग डिफेक्ट्स में टोटल जो नेट इनकर्ड क्लेम्स हैं वो आपके 50% ओवर 5 ईयर विंडो देखे गए 2.1 लाख करोड़। तो हैविली कंसंट्रेटेड है हाई आपका हेल्थ लाइंस में, फिर मोटर लाइंस में, और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट काफ़ी हाई है। कमीशन एक्सपेंसेस यहाँ पर आपके, ठीक है, प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस के मामले में तो ये डबल कर गए हैं, तो ये एक नेगेटिव अंडरराइटिंग मार्जिन लेकर आते हैं मोस्ट एंटिटीज़ के लिए। ओवरऑल नेट प्रॉफिटेबिलिटी हाईली डिपेंडेंट है इन्वेस्टमेंट से जो रिटर्न्स मिल रहे हैं। देखो, ये कहते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी डिसाइड करती है कि कौन सी पॉलिसी इशू की जाएगी और कितना प्रीमियम यहाँ पर चार्ज होगा, इसी को हम अंडरराइटिंग बोलते हैं। अब ये कहते हैं कि अगर हमें अंडरराइटिंग निकालना है तो आपने कितना प्रीमियम यहाँ पर कलेक्ट करा और कितने आपने क्लेम्स पे करे, इनका अगर मैं यहाँ पर डिफरेंस निकाल दूँ, और साथ में फिर जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस वगैरह हमने देख दिए, तो अगर ये आंसर पॉजिटिव आया तो हम यहाँ पर प्रॉफिट में हैं। अब आरबीआई ने देखा कि जो क्लेम्स हैं वो 50% से ड्यूरिंग लास्ट 5 ईयर्स बढ़ गए हैं, जो कि एक ह्यूज इंक्रीज है। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस में 55% लार्जेस्ट शेयर रहा, मेडिकल इन्फ्लेशन, हॉस्पिटल एक्सपेंसेस और हेल्थ केयर यूसेज बढ़ता जा रहा है।
मोटर इंश्योरेंस में 40.3% सेकेंड हाईएस्ट रहा, क्योंकि रोड एक्सीडेंट, व्हीकल का रिपेयर और हायर क्लेम फ्रीक्वेंसी है। तो अगर इंश्योरेंस कंपनीज एजेंट, ब्रोकर, कॉर्पोरेट एजेंट, बैंक इनको यूज़ कर कर अपनी पॉलिसी सेल करती हैं तो इनको भी कमीशन देना है। अब ये कमीशन स्पेशली प्राइवेट सेक्टर कंपनीज के मामले में इंश्योरेंस जो है और ज़्यादा आपका डबल हो गया है, ठीक है। तो हमारे पास में रिजल्ट क्या है कि एक्सपेंसेस बढ़ गए, क्लेम्स भी बढ़ गए। तो एक्सपेंसेस और क्लेम्स बढ़ गए, प्रीमियम उतना नहीं बढ़ा, तो प्रॉफिट कम हो गया। समझ में आ गया। चलो अब यहाँ पर ये कहते हैं कि नेगेटिव अंडर राइटिंग मार्जिन भी देखने के लिए मिल रही है। तो प्रीमियम कलेक्टेड अगर 100 रुपये है, क्लेम आपका 90 है, कमीशन 20 रुपये है, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई 110, लॉस कितना हुआ 10 रुपये का। तो ये नेगेटिव अंडर राइटिंग मार्जिन हो गई। तो इंश्योरर्स प्रॉफिट कैसे कमा रहे हैं कि जो पैसा प्रीमियम कलेक्ट कर कर मिल रहा है उसको गवर्नमेंट बॉन्ड, शेयर, कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं और यहाँ से अपना प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं। सो व्हाट सॉल्वेंसी, टेल मी। Solvency means you are able to repay the amount, right? And you are financially healthy, right? So here we say that okay fine, insurance company must pay 100 rupees tomorrow, but if it has 200 rupees, it is safe. But consider it doesn't have 100 rupees, rather it has only 10 rupees, then we will say that okay, in short term it is not solvent. Now the solvency ratio, solvency means your financial health, so higher the health better it is, so higher the solvency ratio better you are, right? So here we say that okay, the safer insurance companies will be there if we have a higher solvency ratio. अब यहाँ पर हमारे पास में रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट में क्या होगा कि मिनिमम 150%, दैट मीन्स कि जो इंश्योरेंस कंपनीज है उनको यहाँ पर 1.5 टाइम्स रिक्वायर्ड कैपिटल मेंटेन करना होगा। अब आरबीआई ने ये देखा कि जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हैं, जितनी भी हमारे पास कंपनीज हैं वो मेंटेन करेंगी मोर देन 150%, तो एक्सीलेंट है। और अगर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज हैं तो ये यहाँ पर आपके पास में 150% से कम रहेंगी, जो कि आपके 5 कॉन्सिक्यूटिव क्वार्टर्स हैं। तो एक कंसर्न देखा गया। अब यहाँ पर हम बात करेंगे स्ट्रेस टेस्टिंग के बारे में, राइट, अंडरस्टूड। तो यहाँ पर देखो अभी जितने भी लाइफ इंश्योरेंस हैं वो आपके 150 रेगुलेटरी मिनिमम से ज़्यादा जा रहे हैं, लेकिन जनरल इंश्योरेंस में ये आपके यहाँ पर 150 से नीचे जाते हैं। तो हमारे पास वो भी 5 कॉन्सिक्यूटिव क्वार्टर्स के लिए। तो मैक्रो ग्राउंडेड सिनेरियो में आप देखेंगे कि जो हमारे कॉम्बाइंड एसेट इरोजन है वो प्रीमियम मार्जिन स्क्वीज कर रही है ओनली 4 आउट ऑफ टॉप 10 लाइफ इंश्योरेंस और 3 आउट ऑफ टॉप 10 जनरल इंश्योरेंस, ठीक है। तो हमारे सॉल्वेंसी रेशियोज ये अब 1.5x मेंटेन कर पा रहे हैं, जो कि आपका यहाँ पर लिमिटेड हेडरूम दिखाते हैं अक्रॉस अ लार्ज सबसेट ऑफ अंडर राइटर्स। मीनिंग देखो ये कहते हैं कि अब यहाँ पर हमारे पास में वर्स्ट केस सिनेरियो में अगर मान लो स्टॉक मार्केट फेल कर गया, क्लेम इंक्रीज हो गए, प्रीमियम कलेक्शन स्लो डाउन हो गया, तो जो क्या इंश्योरेंस जो है वो आपके सर्वाइव कर पा रहे हैं? तो नहीं। लाइफ इंश्योरेंस में केवल टॉप 10 कंपनीज में 4 कंपनीज आपकी अबव 150 हैं और जनरल इंश्योरेंस में केवल 3 कंपनीज। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ये करेंटली तो सेफ है, लेकिन सीवियर क्राइसिस के दौरान ये आपकी मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट पर आ जाएंगी। तो आरबीआई को यहाँ पर क्या क्या चीज़ें दिखी कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री आपकी कंटिन्यू कर रही है ग्रो करना, प्रीमियम कलेक्शन इंक्रीज हो रहा है, लाइफ इंश्योरेंस आपके फाइनेंशियली स्ट्रॉन्गर हैं लेकिन पॉलिसी सरेंडर बढ़ रहा है, हेल्थ और मोटर क्लेम्स आपके शार्पली बढ़ रहे हैं, जनरल इंश्योरर्स को यहाँ पर ग्रेटर सॉल्वेंसी प्रेशर आ रहा है और इन्वेस्टमेंट इनकम हमारी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट होती जा रही है प्रॉफिटेबिलिटी के लिए। ओके, समझ में आ गया, सारा क्लियर हो गया। अब हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करेंगे, रेगुलेटरी इनिशिएटिव्स इन द फाइनेंशियल सेक्टर। तो अब यहाँ पर बात हो रही है आपके ग्लोबल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और उनके डेवलपमेंट्स रिलेटेड। तो सबसे पहले बाज़ेल 3 का आउटपुट फ्लोर फाइनलाइजेशन। यहाँ पर ये क्या बोल रहे हैं? देखो यहाँ पर ये कहते हैं कि हमारे पास में अगर देखा जाए स्ट्रक्चरल साउंडनेस इज गुड, राइट। अगर हम यहाँ पर देखें कि ट्रेंड्स आपके किस तरीके के चल रहे हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ नए रूल्स लाए जाएंगे जिनसे कि हम क्या करें, अपने जो इंस्टीट्यूशंस हैं, अपना जो फाइनेंशियल सिस्टम है इसको सेफ बनाएं, ठीक है। तो अब हमारे पास 3 लेवल के रेगुलेटर्स होते हैं। एक होता है ग्लोबल रेगुलेटर आरबीआई, और अगर हम देखें कैपिटल मार्केट हमारे पास सेबी है।
तो पार्ट 1 में हम ग्लोबल रेगुलेटरी डेवलपमेंट्स में देखते हैं कि जो बाज़ेल 3 आउटपुट फ्लोर है, ठीक है। अब सबसे पहले ना सोल्यूशन तो हम बाद में देखेंगे, पहले ये बताओ प्रॉब्लम क्या है। देखो मैं प्रॉब्लम बताती हूँ आपको। ये कहते हैं कि हमारे पास में सपोज करो 2 स्टूडेंट्स ने सेम मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करा। एक में टीचर ने बोला कि यहाँ पर आप दोनों को 70 मार्क्स मिलने चाहिए, लेकिन एक स्टूडेंट कहते हैं कि वहाँ पर मैंने रॉन्ग कैलकुलेशन यूज़ किया था और आपको 95 मिल गया। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, एक अनफेयर चेकिंग की गई बाय द होम, योर टीचर। तो बैंक्स भी सिमिलरली रिस्क वेटेड एसेट्स को कैलकुलेट करते हैं। कुछ बैंक्स इंटरनल मॉडल्स यूज कर रिस्क को कम दिखाकर कैपिटल रिक्वायरमेंट्स लो कर देते हैं, जो कि काफ़ी रिस्की है। तो बाज़ेल 3 ने यहाँ पर आपका आउटपुट फ्लोर निकाला। अब आप कहेंगे मैम ये आउटपुट फ्लोर क्या है। देखो बैंक्स बोले कि अब यहाँ पर हम कैपिटल रिक्वायरमेंट को 72.5% से कम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में अगर स्टैंडर्ड मेथड में 100 करोड़ का कैपिटल चाहिए, बैंक के इंटरनल मॉडल ने बोला 60 करोड़, तो ये अलाउड नहीं है, मिनिमम आपको 72.5 करोड़ रखना होगा। ये हो गया आउटपुट फ्लोर, ठीक है। अब यहाँ पर बैंक क्या करेंगे, अंडर एस्टिमेट नहीं कर पाएंगे रिस्क को और लेस कैपिटल होल्ड नहीं कर पाएंगे। तो आउटपुट फ्लोर हमारा मिनिमम कैपिटल फ्लोर है, जिसका इम्प्लीमेंटेशन हम जनवरी 2028 से करेंगे और स्टैंडर्डाइज मेथोडोलॉजी के अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑपरेशनल रिस्क कैपिटल मैट्रिसेस जो हैं उनको भी फॉर्मली अपडेट कर रहे हैं। तो ऑपरेशनल रिस्क क्या होता है, मान लो कोई फ्रॉड हो गया, जैसे साइबर रिस्क फ्रॉड, या फिर बैंक के ही मैनेजमेंट ने कोई फ्रॉड कर लिया, या बैंक का जो स्टाफ है उन्होंने कोई यहाँ पर राइटिंग वगैरह में एरर कर दी, या सर्च सिस्टम नहीं चल रहा, सॉफ्टवेयर नहीं चल रहे, मान लो सर्वर डाउन है बैंक का, तो वो भी क्या है, यहाँ पर ऑपरेशनल रिस्क है। तो बाज़ेल ने अपडेट करा कि कैसे बैंक अपने ऑपरेशनल रिस्क को कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट, सिंथेटिक रिस्क ट्रांसफर क्रॉस बॉर्डर ओवरसाइट। अब यहाँ पर ये कहते हैं कि मान लो एक बैंक है जो कि 1000 करोड़ के लोन देता है, तो अब यहाँ पर वो लोन्स को हम सेल ना कर केवल रिस्क को यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे दूसरे इन्वेस्टर को, तो ये हो गया सिंथेटिक रिस्क ट्रांसफर। तो अगर बोरोवर डिफॉल्ट कर जाता है, इंश्योरेंस कंपनी लॉसेस को बेयर करेगी, बैंक यहाँ पर लोन को स्टिल ओन करेगा और रिस्क ट्रांसफर हो जाएगा। तो इसमें हमारे पास में कैसे कैसे इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, क्रेडिट लिंक्ड नोट्स। अब क्रेडिट लिंक्ड नोट्स याद है आपको क्या होता है, जैसे मान लो इंश्योरेंस की तरह होता है ये लोन के लिए कि इन्वेस्टर अगर हायर रिटर्न्स अर्न करेंगे लेकिन यहाँ पर क्रेडिट रिस्क को भी अपना एक्सेप्ट करेंगे। तो अब रेगुलेटर्स को लगता है कि बहुत ज़्यादा अगर हिडन रिस्क होता है तो फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाता है, इसीलिए ग्लोबल रेगुलेटर्स अब एसआरटी और आपके क्रेडिट लिंक्ड नोट्स दोनों को ही क्लोजली मॉनिटर करेंगे। और जो क्रॉस बॉर्डर नेटवर्क्स हैं उनको बोला गया कि जॉइंट बैंकिंग एनबीएफआई ट्रैकिंग भी यहाँ पर करते रहो ताकि इंटरकनेक्टेड रिस्क कंसंट्रेशन पता रहे। नेक्स्ट, रेजोल्यूशन और रेपो मार्केट स्टेबलाइजेशन। अब ये रेजोल्यूशन प्लानिंग क्या है, मानकर चलो कि एक बहुत बड़ा बैंक है, फॉइल कर गया वो, अब यहाँ पर गवर्नमेंट पैनिक करेगी नहीं, क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी एक रिकवरी और एक रेजोल्यूशन प्लान होगा, मीनिंग कि क्या कर सकते हैं अगर एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉल कर गया। और रेपो मार्केट में अगर बैंक को पैसा चाहिए तो वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को कोलैटरल पर रखकर आरबीआई से लोन ले लेता था, राइट। तो अब आरबीआई को यहाँ पर रेपो को कौन मॉनिटर कर रहा है, अब यहाँ पर हमारे पास में ये कहते हैं कि अगर सभी लोग एक्सेसिवली बोरो करने लग गए तो पूरा मार्केट रिस्की हो जाएगा, इसीलिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड जो है वो इसकी मॉनिटरिंग करता रहेगा। तो 6 डिस्टिंक्ट असेसमेंट मैट्रिसेस हमने रखी हैं ताकि ग्लोबल सिस्टमिक इंश्योरर्स को हम क्या करेंगे, यहाँ पर कैटेगराइज करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या करेंगे, मैंडेटरी रेजोल्यूशन करेंगे, रिकवरी प्लानिंग करेंगे प्रोटोकॉल्स की। टू मिटिगेट अनएक्सपेक्टेड सिस्टमिक रन्स, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड ने डायरेक्ट करा टाइटर मॉनिटरिंग सॉवरेन बॉन्ड बैक्ड रेपो ट्रांजेक्शन की, टारगेट कर रहे हैं हाई कंसंट्रेशन रिस्क, स्ट्रक्चरल एसेट लाइबिलिटी मैच्योरिटी, जो कि मिसमैच अमंग नॉन बैंक मार्केट पार्टिसिपेंट देखा गया। तो कमोडिटी डेरिवेटिव्स होते हैं, मीनिंग कि गोल्ड, ऑयल, सिल्वर, कॉपर एक्सेट्रा। तो अगर मान लो कोई मैनिपुलेट कर रहा है गोल्ड प्राइसेस को फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट यूज करके, तो इन्वेस्टर्स का पैसा चला जाएगा। तो आईओस्को ने ट्रांसपेरेंसी, मॉनिटरिंग, एनफोर्समेंट इन सबको यहाँ पर स्ट्रेंथन करा है ताकि इस तरह के मैनिपुलेशन को भी रोक पाएँ, ठीक है। तो यहाँ पर आईओस्को की बात हो रही है किस तरीके से ये यहाँ पर आपका ओवर द काउंटर कमोडिटी डेरिवेटिव प्लेटफॉर्म्स जो हैं उनको मॉनिटर कर सकते हैं। इसके बाद में डिजिटल एसेट्स और क्रॉस बॉर्डर स्टेबल कॉइन पैरामीटर्स। इसमें क्या होगा, स्टेबल कॉइन क्या होता है, क्रिप्टो एसेट्स, ठीक है, जिनकी वैल्यू स्टेबल रहती है।
तो अगर एक कॉइन है तो वो $1 के बराबर है। अब कुछ स्टेबल कॉइन्स में क्या होता है, कोई प्रॉपर रिजर्व नहीं है, तो अगर ट्रस्ट ही डिसअपियर कर गया, पैनिक स्प्रेड कर जाएगा। कंट्रीज यहाँ पर रेगुलेशन लेकर आ रही हैं, जैसे यूएसए जीनियस एक्ट लेकर आया, यूरोपियन यूनियन आपका माइका एक्ट लेकर आई। तो यहाँ पर हमारे पास रैपिड पेनिट्रेशन हो रहा है अनबैक्ड स्टेबल कॉइन स्ट्रक्चर का एमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज में। तो इस तरह के जो हमारे पास में यहाँ पर एक्ट्स हैं, रेगुलेशन है, इनको हमें भी यहाँ पर यूज़ करना होगा। अब आरबीआई के क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं, तो देखो अब आरबीआई यहाँ पर हमारे बैंक्स को सेफ बनाना चाहती है। तो इन्होंने सबसे पहले तो अर्बन आपका कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए इनको 4 टियर्स में डिवाइड करा, ठीक है। क्यों? क्योंकि स्मॉल बैंक्स में कम रिस्क है, लार्ज बैंक में ज़्यादा रिस्क है, तो डिफरेंट कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी। तो टियर 1 हमारे पास 9%, टियर 2 से 4 में 12%। तो जितना ज़्यादा बैंक यहाँ पर आपका बड़ा होगा उतना रिस्क होगा और उतना ही कैपिटल इन्हें मेंटेन करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट, रिस्क बेस्ड डिपॉजिट इंश्योरेंस प्रीमियम। अब यहाँ पर आपको पता है कि हमारा जो DICGC एक्ट है उसके अंडर जो प्रीमियम पे कर रहे थे पहले सारे बैंक्स इक्वल कर रहे थे। अब यहाँ पर आरबीआई ने बोला कि नहीं, जो बैंक ज़्यादा रिस्की होगा वो ज़्यादा प्रीमियम पे करेगा और जो बैंक यहाँ पर आपका कम रिस्की होगा या अच्छा बैंक होगा वो कम प्रीमियम पे करेगा। तो यहाँ पर हमारे पास में अब DICGC एक्ट के अंडर ये भी एक चीज़ लेकर आ गई है। फाइन। तो हमारे पास पहले करेंट यूनिफॉर्म फ्लोर जो था वो 12 पैसे पर 100 रुपीज़ था। अब यहाँ पर ये सबसे हाई रिस्क वाले बैंक्स के लिए, अदरवाइज 8 या 7 इस तरीके से यहाँ पर आपको प्रीमियम पे करना है। रिलेटेड पार्टी लैंडिंग कंट्रोल्स, तो यहाँ पर अब यहाँ आपका क्या आता है कि हमारे पास में जो आपकी रिलेटेड पार्टीज क्या है, सब्सिडरीज, जॉइंट वेंचर्स, राइट। तो 5 जनवरी 2025 से आरबीआई ने फाइनलाइज करा प्रिंसिपल बेस्ड ऑपरेशनल गाइडलाइंस, प्रोहिबिट कर रहे हैं बैंक्स को कि वो प्रेफरेंशियल प्राइसिंग डिस्टॉर्शन नहीं करेंगे। जो कस्टमर के लिए प्राइस लगा रहे हैं वही यहाँ पर अपना रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन में शो करेंगे, अगर उसको बुक में अपना एक ट्रांजेक्शन शो कर रहे हैं जैसा कस्टमर के लिए करते हैं। तो रिलैक्स कर रहे हैं अंडर राइटिंग स्टैंडर्ड टर्म्स जो कि क्रिएट करती है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जब हम क्रेडिट लाइंस कनेक्टेड एंटिटीज़ या रिलेटेड पार्टीज़ को दे रहे हैं। तो अभी तक क्या हो रहा था कि रिलेटेड पार्टीज़ को यहाँ पर इस तरह का मिसयूज़ करने से बचाने के लिए हम बहुत सारे रूल्स ला रहे थे, लेकिन अब वो उनके डिसफेवर में जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसी को कर्ब करना है। अच्छा, एक विंटेज डिस्काउंट क्या होता है बताओ। मान लो बैंक यहाँ पर कभी फेल नहीं करेगा और कभी क्लेम भी नहीं करेगा डिपॉजिट इंश्योरेंस को, तो रिवॉर्ड यहाँ पर क्या है कि लोअर प्रीमियम दे रहे हैं, ओके। और रिलेटेड पार्टी उसमें क्या होगा कि बैंक चेयरमैन है, उन्होंने चीप लोन दे दिया अपनी खुद की कंपनी को, अनफेयर है, रिलेटेड पार्टी लैंडिंग है। आरबीआई कहती है कि कोई भी प्रेफरेंशियल इंटरेस्ट नहीं होगा, कोई रिलैक्स्ड रूल्स नहीं होंगे, कोई फेवरेटिज्म नहीं होगा, सभी को इक्वल ट्रीट किया जाएगा। नेक्स्ट, एफपीआई डेट मार्केट इंटीग्रेशन और फुल एक्सेसिबल रूट फार एक्सटेंशन। तो फार क्या है यहाँ पर फुल्ली एक्सेसिबल रूट्स, मतलब देखो मान लो पहले क्या हो रहा था, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स थे वो केवल लिमिटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद सकते थे। अब यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट बॉन्ड्स ओपन है, 15 साल, 30 साल, 40 साल सबकी मैच्योरिटी के साथ में, और ग्रीन बॉन्ड्स भी हैं जो कि ग्रीन फाइनेंस में काम आते हैं। तो अब हम ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इंडिया में लाना चाहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास में यहाँ पर ये कहते हैं कि आरबीआई ने यूनिफाई कर दिया वॉलेंट्री रिटेंशन रूट इन्वेस्टमेंट कैप को स्टैंडर्डाइज जनरल रूट पैरामीटर में। एफपीआई इन्वेस्टर लॉन्ग टेनोर्स के भी यहाँ पर गवर्नमेंट बॉन्ड्स को होल्ड कर सकते हैं। स्टैट्यूटरी मिनिमम रिटेंशन पीरियड के साथ में फार फ्रेमवर्क विंडो एक्सपेंड की गई है, ऑटोमेटिकली डेजिग्नेट करेगी सभी न्यू सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को अलोंगसाइड मल्टीपल टेनोर सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स। नेक्स्ट, इमरजेंसी फॉरेन करेंसी स्वैप विंडो। अब ये क्या चीज़ है, देखो हमारे पास में यहाँ पर इमेजिन करो कि बैंक्स जो हैं उनको अर्जेंटली डॉलर्स चाहिए, ठीक है। अब हमारे पास में आरबीआई क्या कहता है कि आई विल एक्सचेंज डॉलर्स विद यू। बैंक कहता है कि मैं आपको रुपीज़ दूंगा, आपको से डॉलर्स यहाँ पर मिलेंगे और रिटर्न में डॉलर्स दे दूंगा। तो ये हमारे पास फॉरेक्स स्वैप है। एफसीएनआर भी स्वैप में कहते हैं कि हमारे पास में एनकरेज करना है एनआरआई फॉरेन करेंसी डिपॉजिट्स को। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग और ओएफसीबी स्वैप में पर्पस क्या है कि रिड्यूस करना है एक्सचेंज रेट रिस्क को, पब्लिक सेक्टर कंपनीज के लिए बोरो करना है उनको अब्रॉड। तो सीआरआर और एसएलआर एग्जाम्पशन में बैंक यहाँ पर सीआरआर और एसएलआर को अगेंस्ट डिपॉजिट्स आपका रखेगी। फॉर सर्टेन लॉन्ग टर्म एनआरआई डिपॉजिट्स आरबीआई टेम्पररी एग्जाम्पशन देगी। क्यों? ताकि बैंक्स को एनकरेज करे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन करेंसी को कलेक्ट कर रही हैं, ठीक है।
तो 1 साल के लॉक इन पीरियड के साथ में जो FCNR डिपॉजिट्स रहते हैं, FCNR डिपॉजिट्स मैक्सिमम 5 साल के लिए रहते हैं, मिनिमम 1 साल के लिए रहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर फॉरेन करेंसी में पैसा आता है, टर्म डिपॉजिट अकाउंट ही आप खोल सकते हैं। तो इनको यहाँ पर वीकली फॉरेन करेंसी स्वैप एग्जीक्यूशन देंगे। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग और यहाँ पर OFCB कमर्शियल बोरोइंग जो है उसमें फॉर्मर कर रहे हैं एक एक्सचेंज रिस्क मिटिगेशन फैसिलिटी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के लिए, जिसमें कि कैटेगरी 1 ऑथराइज्ड बैंक्स जो हैं उनको ओवरसीज फॉरेन करेंसी बोरोइंग मिल सकती है ऑन टर्म्स एक्सीडिंग 3 ईयर्स, फिक्स्ड एनुअलाइज प्रीमियम 1.5% कंपाउंडेड सेमी एनुअली, मैक्सिमम 5 साल का टेन्योर रहेगा। रिजर्व हॉलीडे कंसेशंस, तो यहाँ पर अब ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि देखो हमारे पास में अगर हमें मोबिलाइजेशन करना है स्टेबल लॉन्ग टर्म नॉन रेजिडेंट डिपॉजिट्स का, मतलब NRI से डिपॉजिट्स आएंगे तो फॉरेन रिजर्व्स भी आएंगे, तो कंप्लीट एग्जामिशन CRR से देंगे बैंक को और SLR से भी 3 से 5 साल के लिए अगर फ्रेश डिपॉजिट्स आ रहे हैं सितंबर 30, 2026 तक, और फ्रेश NRE टर्म डिपॉजिट अगर आ रहे हैं तो ये क्या करते हैं डॉलर से रुपये में कन्वर्ट करा लेते हैं। यहाँ पर नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल बैंक अकाउंट्स होते हैं जो कि आप करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, टर्म डिपॉजिट किसी में भी खोल सकते हैं। तो ये टर्म डिपॉजिट के लिए यहाँ पर फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं अप टू द सेम डेट। यूनिक आइडेंटिफिकेशन मास्टर डायरेक्शन, अब यहाँ पर बात होती है आपके UTI की और LEI की। तो मान लो हर एक कंपनी है उनको आधार नंबर मिलेगा, ऐसे ही लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर होता है, 20 डिजिट का यहाँ पर आपका कोड होता है। तो हर एक डेरिवेटिव ट्रांजेक्शन में इनको अपना खुद का यूनिक नंबर मिलता है जिसको यूनिक ट्रांजेक्शन आइडेंटिफायर करते हैं कहते हैं, जिससे कि इजी ट्रैकिंग, कम फ्रॉड्स और बेटर सुपरविजन हो पाए। ओके, देन एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस प्रोविजनिंग ट्रांजिशन, इसको हमने करेंसी वाली रिपोर्ट में भी बहुत डिटेल में कवर करा था और आपके RBI सर्क्यूलर्स में भी। तो यहाँ पर हमारे पास में पहले क्या होता था, बैंक वेट करते थे जब तक कस्टमर डिफ़ॉल्ट ना कर जाए फिर प्रोविजनिंग करते थे। अब यहाँ पर कस्टमर ने EMI बंद कर दी तो न्यू प्रोविज़न जो है वो इनको तब प्रोविजनिंग करनी होगी। लेकिन अब बैंक को बोला गया कि आप फ्यूचर लॉस एस्टिमेट करो, आज प्रोविज़न क्रिएट करो बिफोर डिफ़ॉल्ट। तो कस्टमर की हाई प्रोबेबिलिटी अगर डिफ़ॉल्ट की तो प्रोविज़न आपका इमीडिएटली स्टार्ट हो जाएगा। तो प्रॉब्लम्स हमने पहले ही रिकॉग्नाइज कर ली, बैंक सेफ रहेंगे, तो इसको हम 2027 से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और एसेट इम्पेयरमेंट मॉडल जो है इनकॉर्पोरेट करेंगे इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट प्रिंसिपल को इंटरेस्ट इनकम अकाउंटिंग के लिए। तो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट क्या है कि मान लो लोन आपका 10% इंटरेस्ट का है, कस्टमर भी हमें प्रोसेसिंग फी भी देते हैं, तो जो एक्चुअल रिटर्न होता है बैंक को जो मिलता है वो उस लोन से 11% मिल गया, तो इसी को हम इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट बोलेंगे। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एडजस्टमेंट। अब यहाँ पर हम कहते हैं कि बैंक 500 करोड़ रुपीस सेफ रखेगा फ्यूचर इन्वेस्टमेंट लॉसेस के लिए। पहले मनी यहाँ पर आपकी लॉक्ड रहती थी, अब RBI अलाउ करता है IFR को कि वो Tier 1 कैपिटल बने। तो बैंक के पास में मोर यूजेबल कैपिटल होनी चाहिए। फिर हमारे पास में यहाँ पर आप देखेंगे डायरेक्टली Tier 1 कैपिटल में आ गया आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये भी हमने RBI सर्कुलर में कवर किया था। स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच यहाँ पर क्रेडिट रिस्क रिवीजन के लिए। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है कि एक नया रूल बुक लेकर आ रहे हैं कि कैसे रिस्क वेट कैलकुलेट करेंगे ताकि बेटर ट्रीटमेंट MSME लोन का हो, रिस्क कैलकुलेशन बैंक एक्सपोजर के लिए, रिस्क वेट इक्विटी फंड के लिए और बाज़ल 3 के साथ अलाइन करें। तो यहाँ पर हमारे पास में जैसे पहले था ना कि आपके पास में क्या हो रहा था, एक अपनी खुद की आंसर शीट्स स्टूडेंट्स चेक कर रहे थे, अब यहाँ पर टीचर्स ने स्टैंडर्ड आंसर की निकाली, हर एक कोई उसी को फॉलो करेगा। तो ये आपका बिल्कुल वैसा ही हो गया कि अब यहाँ पर सभी बैंक्स एक ही रूल फॉलो करेंगे क्रेडिट रिस्क को आइडेंटिफाई करने के लिए। नेक्स्ट, क्वांटम कंप्यूटिंग और फाइनेंशियल सिस्टम, फाइनेंशियल नेटवर्क, साइबर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों सेफ हो। तो यहाँ पर अब हमारे पास में देखो सबसे पहले कहते हैं कि क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है कि आज के जो कंप्यूटर्स हैं वो तो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं एक एक कर कर, क्वांटम कंप्यूटर्स आपके मिलियंस ऑफ कैलकुलेशन को बहुत फास्टर सॉल्व कर पाते हैं। तो नॉर्मल कंप्यूटर यहाँ पर अगर सालों ले लेगा एनक्रिप्शन क्रैक करने में, तो क्वांटम कंप्यूटर यहाँ पर इसको मच फास्टर वे में सॉल्व कर कर दे देगा, राइट। तो यहाँ पर अब ये डेंजरस क्यों है, क्योंकि बैंक्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं कस्टमर अकाउंट, UPI ट्रांजेक्शन, स्विफ्ट मैसेजेस, डिजिटल पेमेंट्स को एनक्रिप्शन से। अगर क्वांटम कंप्यूटर पावरफुल हो गया तो जो आज की एनक्रिप्शन वाली चीज़ है वो वीक हो जाएगी। तो RBI ने एक यहाँ पर क्यू सेफ प्लेटफॉर्म निकाला, क्वांटम सिक्योर एंड अडेप्टिव फाइनेंशियल इकोसिस्टम। इसमें RBI क्या कहता है
कि ये ना एक कमिटी ऑफ साइबर एक्सपर्ट्स की तरह है, जिनका काम क्या है कि इंडिया के फाइनेंशियल सिस्टम को क्वांटम कंप्यूटिंग इरा में तैयार करो। तो ये यहाँ पर फ्यूचर साइबर थ्रेट्स को स्टडी कर कर बैंकिंग एनक्रिप्शन को इम्प्रूव करेंगे, पेमेंट सिस्टम को प्रोटेक्ट करेंगे और नए सिक्योरिटी टेक्नोलॉजीज को सजेस्ट करेंगे। आगे समझ में? तो मैंडेट करते हैं कि सभी रेगुलेटेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कंपलसरी एनुअल बोर्ड लेवल स्ट्रैटेजिक, ठीक है, रिव्यूज एक्सप्लिसिटली ट्रैक करें मनी लॉन्ड्रिंग को, टेररिज्म फाइनेंसिंग थ्रेट्स को अक्रॉस डिजिटल डिलीवरी प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट, सो बेसिकली एनुअल बोर्ड रिव्यू मीटिंग में क्या हुआ, यहाँ पर अब हर एक बैंक, हर एक एनबीएफसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये कहते हैं कि अपने साइबर रिस्क को एवरी ईयर देखेगी, और बैंक को क्या देखना है, मनी लॉन्ड्रिंग यहाँ पर मेनली देखनी होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल सपोज करो कि ड्रग मनी डिपॉजिट हुई फेक अकाउंट से, तो ये क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग है। टेररिज्म फाइनेंसिंग कि यहाँ पर मनी सीक्रेटली ट्रांसफ़र कर दी गई किसी भी उनको, है ना, तो बैंक यहाँ पर डिटेक्ट कर लेगा, इसको स्टॉप कर देगा। तो अब हर एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को रिव्यू करने हैं ये रिस्क हर साल। तो यहाँ पर साइबर क्रिमिनल्स कॉन्स्टेंटली क्या करें, नए नए मेथड्स इन्वेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पर रिव्यू भी आपका हर साल होना चाहिए। देन फाइनेंशियल सेक्टर साइबर सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी, तो ये कहते हैं कि अब यहाँ पर ना हमारे पास में अलग अलग बैंक्स के अलग अलग रूल्स होते हैं, तो गवर्नमेंट क्रिएट करेगी एक कॉमन रूल बुक यहाँ पर, जो कि एग्जैक्टली यहाँ पर सेम आइडिया रहेगा कि पहले क्या हो रहा था, हर एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अलग अलग साइबर सिक्योरिटी स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे थे। अब एक कॉमन साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क होगा, तो बेटर साइबर डिफेंस, सेफ सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स और फास्टर रिस्पॉन्स मिलेगा साइबर अटैक्स को, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पर आप देखेंगे हमारे पास में सेबी के क्या क्या इनिशिएटिव्स आए हैं। तो सबसे पहले स्वागत FI फ्रेमवर्क, मुझे अभी वो सलमान खान का डायलॉग है ना, स्वागत नहीं करोगे हमारा तो यहाँ पर हमारे पास में क्या होगा कि बैंक से अब हम स्टॉक मार्केट्स की तरफ मूव कर रहे हैं, तो सिंगल विंडो ऑटोमेटिक एंड जनरलाइज्ड एक्सेस फॉर ट्रस्टेड फॉरेन इन्वेस्टर्स, राइट। तो यहाँ पर इनके लिए हम इसको लेकर आए। अब ये क्या कर रहे हैं, ऑन बोर्डिंग फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की, फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स की जो है स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं इसके थ्रू, ठीक है। तो ये कहते हैं कि देखो अब यहाँ पर हमारे पास में फास्टर रजिस्ट्रेशन, 1 KYC, लेस पेपर वर्क और फास्टर इन्वेस्टमेंट होगी। तो इसमें हमारे पास में जो पहले KYC है उसकी वैलिडिटी क्या थी, रिपीटेड वेरिफिकेशन करना पड़ रहा था। रजिस्ट्रेशन आपका वैलिड यहाँ पर 10 साल के लिए रहेगा, और जो एसेट सीलिंग है वो हटा दी गई है। पहले बोला गया था कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो अप टू सर्टेन लिमिट्स इन्वेस्ट कर सकते हैं, अब बहुत सारी इस तरह की जो लिमिट्स हैं वो यहाँ पर रिमूव कर दी गई हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में आ जाए, ठीक है। देन यहाँ पर मार्केट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्ट की बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन गवर्नेंस ओवरऑल। तो ये तो समझ में आ गया कि स्वागत में क्या हो रहा है, सेबी वेलकम कर रहा है फॉरेन इन्वेस्टर्स को। अब यहाँ पर MII में ये कौन होते हैं, ये देखो, जैसे आप मान लो यहाँ पर स्टॉक मार्केट को समझना, तो 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं हमारे स्टॉक मार्केट में, क्या क्या, सबसे पहले स्टॉक एक्सचेंज, फिर डिपॉजिटरी और फिर क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। अब इन तीनों को मिलाकर हम एक साथ बोल रहे हैं मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन। तो पहले RBI कहती थी कि हमारे पास में एक अलग रूल रहेगा, अब RBI कह रही है कि सभी को ना 2 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को लेकर आना है। जो पहला एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है वो बिजनेस ऑपरेशन को देखेगा, जैसे ट्रेडिंग, सेटलमेंट, टेक्नोलॉजी, और जो दूसरा वाला है वो रिस्क, कंप्लायंस और रेगुलेशन को देखेगा। तो पहले केवल एक ही पर्सन सारी चीज़ें जो हैंडल कर रहा था, अब यहाँ पर हमने बेटर गवर्नेंस के लिए इनके रोल्स को डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट, NRI डिजिटल KYC और रीवेरिफिकेशन। इसमें ये क्या कहते हैं, इसमें कहते हैं कि पहले जो NRIs थे उनको बहुत सारी फिजिकल फॉर्मेलिटीज़ कवर करनी पड़ती थी, अब यहाँ पर हमारे पास इवन जियो टैगिंग भी कंपलसरी थी। अब आप सब कुछ ऑनलाइन करेंगे, फास्टर, पेपरलेस और कन्वीनियंट मैनर में, ठीक है। फिर हमारे पास में यहाँ पर और क्या बोला गया, मर्चेंट बैंकर के स्ट्रक्चरल एनहांसमेंट्स की बात की गई। तो हमने बोला कि जो मर्चेंट बैंकर्स हैं वो क्या है कि भाई आपको जैसे मान लो IPO लॉन्च करना है, अंडर राइटिंग लेनी है, तो इसमें हेल्प करते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करना, मैनेज करना IPO को, कंपनीज को फंड रेज करने में हेल्प करना। तो अब इनकी यहाँ पर हायर नेटवर्थ चाहिए, क्वालिफाइड कंप्लायंस ऑफिसर्स होने चाहिए और सेपरेट बिजनेस यूनिट्स होनी चाहिए। क्यों सेपरेट बिजनेस यूनिट्स, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। मर्चेंट बैंकर्स अगर यहाँ पर सेपरेट डिफरेंट बिजनेसेस को लेकर चलेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट उन बिजनेसेस के बीच में नहीं होगा, ठीक है। देन गूगल प्ले एंटी फ्रॉड वेरिफिकेशन बैजेस,
तो यहाँ पर ये कहते हैं कि अब हमारे पास में मान लो दो ऐप सेम सेम लग रहा है, तो कौन सा जेन्यून है कौन सा फेक है ये कैसे पता चलेगा? तो सेबी ने पार्टनरशिप की गूगल के साथ में कि जो रजिस्टर्ड ब्रोकर्स हैं उन्हें वेरीफाइड बैच दिलाओ गूगल प्ले स्टोर पर, ताकि इजी आइडेंटिफिकेशन हो, लेस फ्रॉड हो और सेफली इन्वेस्टमेंट हो पाए। ठीक है, देन हमारे पास में आता है प्रोजेक्ट सुदर्शन रैग टेक डिप्लॉयमेंट। अब ये कहते हैं कि यहाँ पर हमारे पास में जैसे कोई एआई रोबोट है जो 24 आवर्स काम कर रहा है, यूट्यूब, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप सब कुछ देख रहा है इन्वेस्टमेंट फ्रॉड के लिए, ऐसे ही यहाँ पर हमारे पास में एआई अब यहाँ पर चीज़ों को डिटेक्ट कर पाएगा इमीडिएटली और सेबी को अलर्ट मिल जाएगा। जैसे किसी ने मान लो पोस्ट करा गारंटीड 100% फॉर्म यहाँ पर रिटर्न्स, तो हमारे पास में ये पता चल जाएगा। सुदर्शन क्या है? सर्वेलांस ऑफ अनऑथराइज्ड डिजिटल एक्टिविटी। अब ये कैसे करेंगे? रियल टाइम स्कैनर के थ्रू फॉर एंटी फ्रॉड। तो ये फेक इन्वेस्टमेंट टिप्स, फेक एक्सपर्ट्स, इलीगल इन्फ्लुएंसर्स, गारंटीड रिटर्न स्कीम, पॉन्जी स्कीम्स, इन सबको यहाँ पर रिव्यू कर सकते हैं। आगे समझ में? तो यहाँ पर रिस्क स्कोर्स को कैलकुलेट किया जाएगा, ऑटोमेटेड एनफोर्समेंट अलर्ट्स दिए जाएंगे ताकि जो डिसेप्टिव गारंटीड रिटर्न स्कीम्स और अनरजिस्टर्ड इन्फ्लुएंसर एंटिटीज़ हैं उनको हम डिटेक्ट कर पाएँ। ओके, तो क्यू सेफ क्या था कि बैंक्स यहाँ पर क्वांटम कंप्यूटिंग थ्रेट्स के लिए प्रिपेयर कर रहे थे। FSCSS क्या था कि कॉमन साइबर सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए। स्वागत FI सिंगल विंडो ऑनबोर्डिंग ट्रस्टेड फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए। MII में 2 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, डिजिटल KYC में ऑनलाइन री-KYC और प्रोजेक्ट सुदर्शन में AI बेस्ड सर्विलांस अगेंस्ट ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट फ्रॉड। ओके, क्लियर है? इसी के साथ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके चैप्टर वाइज वो सारे मैंने हाइलाइट्स के नाम पर कवर कर लिए हैं। और जैसा कि आपको पता है ये आपकी कॉम्प्रीहेंसिव यहाँ पर कवरेज रही है, जिसमें मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी समझाए हैं, नंबर्स भी बताए हैं। तो नंबर्स तो ऑफकोर्स यहाँ पर आपको रटने होंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ कर रटना आसान हो जाता है। ठीक है, कोई भी डाउट होता है तो आप कॉमेंट कर लेना, मैं आपको आंसर दे दूंगी। इसके अलावा आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। वीडियो को हाइप कर देना, लाइक कर देना और कमेंट कर देना। ओके, थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।